कहानी की शुरुआत में एक हाथ दिखाया जाता है और वो बंदा बोलता है, अरे मेरे हाथ इतने छोटे क्यों लग रहे हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर रीइंकार्नेट हो चुका है और उसे अभी तक पता नहीं है कि वो रीइंकार्नेट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। और उसके बाद वो बेड से उतरता है। उसके बाद वो खिड़की के पास जाता है बाहर देखने के लिए। और वो जैसे ही बाहर देखता है वहां का नजारा, वो तो देखकर शौक ही हो जाता है, क्योंकि वो पूरा मतलब अलग ही दुनिया में आ चुका था। आगे हम लोग एक मेट को देखते हैं जो कि भागती वाली थी बच्चे को पकड़ने के लिए। और इस बच्चे का नाम होता है वैन। और जो इसकी मेड है वो इसकी पर्सनल मेड है और इस मेड का नाम होता है टिल। लॉर्ड वैन, आप वहाँ खिड़की के पास क्या कर रहे थे? आप वहां से गिर जाते तो। लेकिन वैन जो है भाई टिल की बातों पे ध्यान दे नहीं रहा था, वो अपने रूम को देख रहा था। वो अभी 2 साल का है, इसलिए उसका रूम बहुत बड़ा लग रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं। और इसका नाम है जेल्पा, जो कि वैन का हेड है। साथ में उनके बड़े भाई भी बैठे थे और जो तीनों भाई उसके बड़े भाई हैं और वो लोग खाना खा रहे हैं। और इधर एक तरफ वैन, भाई वो तो पते मजे लेकर खाना खा रहा है। वैन जो कि सबसे छोटा है भाई, उसे वो वहां पर सारी मेड है जो उसे प्यार से खाना खिला रही है। और वैन को काफी अच्छा लग रहा है। वहीं पर जेल्पा जो है सेस्टो से पूछते हैं, सेस्टो आजकल तुम क्या कर रहे हो? और सेस्टो जो है पता नहीं, लगता है मैं मैजिक और कुछ हथियारों के बारे में सीख रहा हूँ। उसके बाद जाट से पूछता है, जाट तुम क्या कर रहे हो? जाट बोलता है फायर मैजिक और वाटर मैजिक के लिए मैं कुछ सीख रहा हूँ। और वहीं पर लास्ट में वैन से पूछते हैं, वैन आजकल तुम क्या कर रहे हो? जो कि वैन बोलने लगता है, मैं हिस्ट्री के बारे में और संस्कृति के बारे में सीख रहा हूँ। वैन की बात सुनकर तीनों भाई शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जिल्पा जो वैन की बात सुनकर स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद वो हंसने लगते हैं बहुत जोर जोर से। हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को भी बहुत पसंद था हिस्ट्री और संस्कृति में, और तुम्हें भी। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिल्पा जो वैन से बोलने लगते हैं, वैन तुम 8 साल के हो जाओगे तब तुम्हारा मैजिक टेस्ट होगा, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारा भी फायर मैजिक ही होगा, या फिर उन चारों में से कुछ और। दरअसल इस दुनिया में भी मैजिक होते हैं और यहाँ 4 मैजिक को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, विंड, आग, अर्थ और वाटर। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर वैन और टील खड़े थे और बात कर रहे थे। वैन जो है टील से हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा था। टील उसे कुछ कुछ बताती है जितना उन्हें पता था। लेकिन हम लोग देखते वहीं पर कोई आ जाता है और वहां पर बुक रखता है। और ये कोई और नहीं भाई, यहाँ का मेन बटलर होता है। इसका नाम होता है इस्पाडा। और वैन उनसे पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो? इस्पाडा उसे कुछ बोलता नहीं है और पूछता है 3 और 2 कितने होते हैं। और यहाँ पर वैन जो है बताने लगता है 3 2 5 होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लो भाई, इसके भी लग गए। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर वैन जो है 4 साल का हो चुका है, 2 साल का टाइम इसे होता है और ये तलवारबाजी सीख रहा है टील के साथ। टील जो है डॉज पे डॉज करती है भाई, एक शॉट भी लगता नहीं है। तो यहाँ पर वैन जो है मुंह बनाने लगता है। टील जो है वैन को चिढ़ाने लगती है और उसके आगे आगे भागती है और वैन जो है उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन वहीं पर आते हैं कुछ मेड और वो टील को चिल्लाने लगते हैं, तुम यहाँ पर लॉर्ड के साथ क्या कर रही हो? वो कि एक नोअल है और तुम एक मेड हो, तो यहाँ पर तुम्हें सजा मिलेगी। और यहाँ पर जो वैन है भाई उसे एक सिर्फ उंगली मारता है और बोलता है यहाँ पर मामला खत्म। आगे 1 साल का और टाइम इसकी होता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वैन और कुछ लड़के यहाँ पर तलवारबाजी सीख रहे हैं। वैन जो वहाँ पर डॉज करता है और एक ही शॉट में उस बंदे को हरा देता है। और इन दोनों को लड़ते हुए कुछ लड़के और देख रहे थे और वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं लॉर्ड वैन से। प्रैक्टिस कर कर वैन जो यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था, तो यहाँ पर पानी पीने के आ गया था। लेकिन वहीं पर आ जाता है एक और बंदा जिसका नाम होता है डी, और एक मैजिक नाइट होता है। उसके बाद डी जो है वो वैन का हाथ देखने लगता है और बोलता है इसमें तो एक खरोच भी नहीं आया है। तो वहीं पर वैन जो है बोलने लगता है, हाँ क्योंकि मैं पढ़ाई ज्यादा करता हूँ, प्रैक्टिस बहुत कम करता हूँ। लॉर्ड वैन, क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? स्पार्टा जो है आपसे 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करवा रहा है। और ये सुनकर भाई वैन की तो शक्ल ही बन जाती है। उसके बाद डी जो है उससे बोलने लगता है, तो फिर आज से मैं आपको तलवारबाजी सिखाऊंगा। और ये सुनकर वैन को बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन हाँ बोल देता है। उसके बाद डी जो उसे ट्रेनिंग के लिए ला लेता है और भाई वो काफी जोश में है और उसे बोलता है, वैन भाई 100 बार ये करो 100 बार वो करो। भाई वो तो कुछ ज्यादा ही। और वैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ स्पार्टा भाई बहुत सारे बुक रख देता है, उसे पढ़ने के लिए बोलता है। फिर वाह भाई तलवारबाजी ये सब भाई देख कर भाई अपना जो वैन है उसका पूरा मूड खराब हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है। उसके बाद बोलता है चलो मार्केट घूम के आएंगे। तो वो मार्केट आ जाता है। यहाँ पर मार्केट में आने के बाद वैन काफी खुश हो जाता है और उसे एक पीछे बड़ी बिल्डिंग दिखती है। इस बिल्डिंग का नाम होता है मैरी चेम्बर्स ऑफ
कॉमर्स, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वहीं पर एक साइड हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका हाथ बंधा है और उसे कोई खींचते हुए उसे ले जा रहा था। लेकिन वहीं पर जो वैन इसे देखता है और उन्हें रोकता है। गुलामों की तस्करी है तो बहुत गलत बात है, लेकिन वहीं पर टील जो उसे बताने लगती है वो लड़का है, वो उसका बेटा है और उसका बापू से यहाँ पर बेचने के लिए लाया है। ये बहुत आम बात है यहाँ पर। यहीं पर एक और लड़की आ जाती है और वैन से बोलने लगती है, आप तो यहाँ के लॉर्ड के बेटे हो ना। उसके बाद जो वहाँ पर टील है वो बताने लगती, हाँ आपने सही समझा, ये सबसे छोटे मोटे हैं लॉर्ड वैन। उसके बाद टील जो है वैन के कपड़े में जो लोगो बना है उसे दिखाने लगती है। इस लड़की का नाम होता है रोसाली, जो कि वैन से बोलने लगती है, मैंने तो आपको पहचान ही लिया। लेकिन वहाँ पर जो उसे बेचने के लिए आता है लड़के को, भाई उसका बाप शौक हो जाता है। उसके बाद वैन जो है उससे पूछने लगता है, रोसाली इसकी कीमत कितनी होगी। रोसाली यहाँ पर बोलती है 3 चांदी के सिक्के। ये सुनकर उसका बाप उसे बहुत मारने लगता है। ये देखकर वैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद बोलता है मैं इसे खरीदूंगा, और वो बोलता है इसे 5 चांदी के सिक्कों में खरीदूंगा। उसके बाद वो टील से मांगता है और उसे 5 चांदी के सिक्के दे देता है। उसके बाद वैन जो उसे अपना हाथ देता है और उसे उठा लेता है। तो और वहीं पर भाई वो जो गुलाम था वो बंदा उससे बोलता है, आज से तुम आजाद हो और कहीं भी जा सकते हो। लेकिन भाई वो बंदा उदास हो जाता है। उसके बाद वैन जो उसे पूछने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगे। लेकिन वहीं पर उनके गार्ड जो उसे मना करने लगते हैं, ये तो आप ऐसे ऐसे नहीं ले जा सकते हो, लेकिन आप इसे गुलाम बनाकर ले जा सकते हो। और वहीं पर रोसाली जो उसका कॉन्ट्रैक्ट बना देती है और उस लड़के के हाथ में एक टैटू बन जाता है। ये वही सिंबल है जो कि इसका गुलाम है। और हम लोग आगे देखते हैं वैन को, जो कि कुछ खा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ इस लड़के को देखते हैं। भाई ये वही है जो कि गुलाम था और इसका नाम होता है कामासीन। वैन जो कामासीन से बोलने लगता है, कामासीन मैंने तुम्हें गलत दिया था टैटू छुपाने के लिए, तो वो कहाँ है। उसका कामासीन बोलता है, नहीं ये टैटू मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर वैन बोलता है, वो ग्लव्स तुम पर काफी अच्छा लग रहा था। वो सुनते ही भाई ये बंदा तुरंत ही पहन लेता है। अलग ही लेवल का हाँ ये अच्छा लग रहा है ना, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर वैन 8 साल का हो चुका है और उसके बाद भाई इनका मैजिक टेस्ट होता है। लेकिन भाई यहाँ पर वैन का किस्मत बहुत ज्यादा खराब था, इसीलिए उसे एक नॉर्मल सा मैजिक मिलता है। और ये सब सुनकर भाई उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जेल पर जो है अपने बेटे को मारने के लिए तलवार ही निकाल लेता है। लेकिन वहां पर उसका एक बड़ा बेटा आ जाता है उसे रोकने के लिए, और वो अपने बाप से बोलने लगता है, हमने बहुत दूर दराज में एक अपना गाँव एक अपने अंडर लिया है, तो उसे देखभाल करने के लिए अपन वैन को वहां भेज देते हैं। जेल पर जो है बोलता है, चलो मैं इसे जिंदा छोड़ देता हूँ, कुछ तो काम आएगा ये निकम्मा। और वो वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उसका भाई अपने छोटे भाई से माफी मांगता है वैन से। फिर वैन जो अपने बड़े भाई से बोलता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मरने से अच्छा मैं कम से कम जिंदा तो हूँ और कहीं दूर कहीं शांति से जीऊंगा। और उसका बड़ा भाई उसे गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर टिल जो है भाई वो काफी नाराज थी और ये लोग सामान पैक कर रहे थे। वैन जो सारा लिस्ट चेक करता है और उसका बाप इतना आरामी था कि उसके साथ सिर्फ नॉर्मल गार्ड भी थे। और वहीं दूसरी तरफ टील आ रही थी, वो बोलती है मैं आपकी पर्सनल मेट हूँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। वहीं पर डी भी आ जाता है, वो बोलता है मैं भी यहाँ पर अभी थोड़ा छुट्टी लेकर आपके साथ ही जाऊंगा। ये सुनकर वैन तो बिल्कुल भी खुश होता नहीं है भाई, वो तो और सदमे में चला जाता है। इतना काफी नहीं था कि वहां पर स्पार्टा भी आ जाता है और बोलता है मैंने तो यहाँ पर नौकरी छोड़ दी, अब मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। और ये सुनकर भाई वैन तो पूरा किलस ही जाता है और मन ही मन बोलता है मैं तो भाई गया, मेरी चैन की जिंदगी यहाँ पर खत्म है। वो लोग जैसे ही जा रहे थे वहां पर एक लड़की आती है और बोलने लगती है, लॉर्ड वैन आप यहाँ से जा रहे हो। तो वैन पूछते है आपको किसने बताया। फिर वहां वो पोस्टर दिखाता है और भाई वो देखकर तो और भी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसके बाप ने मना किया था यहाँ से किसी को बताने के लिए। लेकिन ये लोग तो सबको ही बता दिए थे। भाई गेट के बाहर का नजारा दिखाया जाता है, यहाँ पर बंदे लोग तीर लेके भाई अंदर ही मार रहे हैं, गाँव के अंदर। अब आगे देखते हैं भाई, वो लोग गांव के आगे पहुंच चुके हैं। गेट के सामने पूरी गाड़ी रुक जाती है और उसका गार्ड वो उसे बोलने लगता है, यहाँ पर तो युद्ध हो रहा है। और भाई ये क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है वैन। भाई जैसे गांव में पहुंचते वैसे ही लड़ाई चालू। उसके बाद वैन वहां के सबको लोगों को देखता है, भाई यहाँ पर बहुत कम बंदे थे। उसके बाद डी जो है उनसे बोलने लगता है, अगर हम लोग साथ में लड़ेंगे तो यहाँ पर जीतने की चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन वो एडवेंचर भाई मना कर देते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे, हम लोग युद्ध में साथ देंगे ही नहीं। और वहीं पर इस पाड़ा जो है वैन से बोलने लगता है, लॉर्ड वैन आप मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं उनको पीछे से मारने का ट्राई करता हूँ।
लेकिन वैन जो है वो उसे मना कर देता है और बोलता है भटकाने की बात है तो मैं उसे पीछे से भटकाता हूँ। लेकिन टील जो है बोलती है नहीं, ये काम मैं करूंगी। टील के साथ कामासिन भी बोलता है हाँ लॉर्ड, ये हम करेंगे। लेकिन भाई वैन जो साफ साफ मना कर देता है नहीं, मैं अपने लोगों को यहाँ पर इसमें नहीं डाल सकता, मैं किसी को नहीं खोना चाहता हूँ। ये सुनकर टील की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और उसके बाद वैन जो इसे बोलने लगता है अगर भटकाने की बात है तो ये काम मैं करूंगा। फिर वैन अपना तलवार निकालता है और बोलता है एक लॉर्ड का काम होता है अपनी प्रजा और जनता की रक्षा करना, और मैं भाई इस लड़ाई में मर गया तो शहीद ही कहलाऊंगा। और भाई इस बंदे के जब भी 8 साल है। और हम लोग यहाँ पर इस एडवेंचर को देखते हैं जो भाई एक फ्लैशबैक दिख रहा है पिछली रात का। ये तीनों भाई एडवेंचर है और वो लोग खाना खाने थे। और बात करें तो सभी नोवेल एक जैसे होते, काफी घमंडी और नक्सड़े। और इनके जो टीममेट है वो इनका साथ देते हैं। हाँ, सबके सब एक जैसे ही होते हैं। और ये लड़का भाई ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और इनका मिशन है वैन को मतलब कैपिटल से गांव पहुंचाने का। और ये लोग बात कर ही रहे थे कि वहीं पर आ जाता है वैन। उसके बाद वैन जो उनसे पूछने लगता है आप लोग तो वही एडवेंचर हो ना जो मुझे कैपिटल से गांव पहुंचाने वाले हो, तो आपका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो एकदम हट्टे कट्टे बिल्कुल एक हीरो की तरह लगते हो। अरे नहीं नहीं, बाकी दोनों वैन को ऐसे बात करते देखकर बहुत ज्यादा शौक आते हैं और बोलने लगते हैं ये तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बात कर रहा है, ये लग ही नहीं रहा कोई लॉर्ड है। अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और इस बंदे का नाम होता है आर्थो, जो कि वैन से बोलने लगता है आप इतने छोटे हो और हम लोग ये आपकी एक बार मदद कर ही सकते हैं। वहीं पर ये लड़की बोलने लगती है कैप्टन आपने बिल्कुल सही कहा। और वैन जो उसका नाम फ्लोरिया बोलता है। और ये जो लड़की है भाई वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि वैन को उसका नाम पता था। और बाकी सभी एडवेंचर भाई वो भी तैयार हो जाते हैं वैन का साथ देने के लिए। यहीं पर डी भी जाता है, बोलने लगता है लॉर्ड वैन ये आपकी पहली लड़ाई है तो मैं आपको हारने दूंगा ही नहीं। और वहीं पर स्पार्टा भी आता है, वो भी बोलता है हाँ भले ही मैं बूढ़ा हो गया लेकिन तुम लोग का साथ मैं जरूर दूंगा। और यहाँ पर जो इपिक पैनल तीनों भाई वो तो काफी अच्छा लगता है। उसके बाद स्पार्टा जो है वो दीवार के आगे बाउंड्री खड़ा कर देता है और वहां से भाई पूरा सबको ब्लॉक कर देता है। जो सामने वाले एनिमी वहां पे पूरा ट्रैप हो जाते हैं, ना ही उनके पास कोई ऑप्शन था आगे जाने का, तो उनको पीछे ही आना पड़ेगा। और ये लोग चारों तरफ से इनको घेर लेते हैं। और जो भाई गांव पे हमला करने आते हैं वो तो गांव पर हमला कर ही रहे हैं वो भी तीर कमान से, लेकिन इन पर पीछे से अटैक हो जाता है। और ये अटैक कोई नहीं, वही एडवेंचर करते हैं जो वैन के साथ आए थे। दूसरी तरफ हम लोग डी को देखते हैं, वो अपना तलवार लेके बंदों पे घुस जाता है और पेलने लगता है। और भाई तलवारबाजी उसकी इतनी नेक्स्ट लेवल थी कि बंदों को यूं ही हवा में उड़ा रहा था वो। और वो एक दो बंदे ने 3-4 बंदों को एक साथ लपेट रहा था। वहीं हम लोग आते हैं एडवेंचर के फाइट में। भाई वो उसका इसका थी नेक्स्ट लेवल था, बंदों को पता नहीं चला था वो कब कैसे कट जा रहे थे। और वहीं भाई वो बहुत इजीली मार रहा था बंदों को। ये दोनों वैन के बॉडीगार्ड और ये भी काफी अच्छा लड़ रहे थे। और वहीं पर डी को देखते वो तो और फायरिंग करने में लगा है। और एक बंदा पूरी लड़ाई से बचकर गेट से बाहर आने लगता है और वहीं वो फ्लोरिया पे अटैक करने वाला था, लेकिन वहीं पर आ जाता है वैन, इसे बचा लेता है। उसके पैरों में स्लैश करता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन वहीं पर भाई वो खत्म नहीं हुआ था, तो लास्ट शॉट अपना कामासीन देता है भाई, एक स्लैश और बंदा खत्म। और ये स्लैश मारने के बाद ये लोग लड़ाई जीत गए थे। और जो भाई बाकी सब थे उनको बंदी बनाकर रख लिए थे। और वहीं पर अर्तो जो है अपने टीममेट से पूछता है क्या तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो या फिर जाना चाहते हो। तो कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। वहीं हम लोग टील को देखते हैं, वो वैन को पकड़कर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है क्योंकि वैन भाई अपना जान खतरे में डाला था। फाइनली हम लोग गांव को देख सकते हैं। भाई गांव का हालत बहुत ज्यादा ही खराब है और वैन को यहीं पर रहना है। और इन लोगों की भाई तो स्थिति देख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब है। गांव के अंदर आते ही वैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है वैन। और बाकी भाई उन सबसे हाय हेलो बोलने लगता है। और वहीं पर रहता है गांव का मुखिया, इसका नाम होता है रेथ्रो। उसके बाद रेथ्रो जो है वैन से पूछने लगता है आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। और वहीं पर वैन जो उसे बताने लगता है कि मैं एक लॉर्ड हूँ और यहाँ बहुत दूर मेरे पापा ने भेजा है। वैन जब से बोलने लगता है हाँ आपसे मैं यही रहने वाला हूँ, ये डाकुओं का हमला जो है वो पहली बार हो रहा है कि होते रहता है। और वहां पर रेत्रो जो बोलने लगता है ये पहली बार नहीं, ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो वैन उनसे पूछता है तो यहाँ पर शाही गार्ड या फिर यहाँ का सैनिक क्यों नहीं है। वहां पर रेत्रो बोलता है यहाँ पर जब से ये हम लोग को मिला है तब से यहाँ पर ना ही सैनिक आया है ना ही कोई शाही गार्ड।
उसके बाद वैन जो उनसे बोलने लगता है अब से हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, हथियार, बाउंड्री और एक मजबूत गेट। वहीं पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं, वो बोलने लगती है हम लोग ने भी यही सोचा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर वैन बोलता है इस बार मैं हूं ना तो सब हो जाएगा। वहीं पर गांव के मुखिया और लड़की और लड़के थे भाई, वो सोचने लगते हैं कि बच्चा क्या ही कर लेगा। उन लोगों के सामने आकर स्पार्टा बोलने लगता है मेरा नाम है स्पार्टा और मैं शाही कैपिटल में मेन बटलर हूँ। और उसके बाद डी भी आता है और बोलने लगता है हाँ मैं भी शाही कैपिटल में एक नाइट हूँ। ये सुनकर भाई वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ का जो मुखिया है वो तो खुशी के आंसू रोने ही लगता है। उसके बाद वहाँ के मुखिया जो है भाई बहन से पूछने लगते हैं तो फिर आपके पास कौन सा मैजिक है। उसको लग रहा था बहुत रेयर मैजिक है, लेकिन वहां पर अपना भाई वैन जो बोलने लगता है मेरे पास कोई रेयर मैजिक नहीं है, मेरे पास तो नॉर्मल सा मैजिक। और ये सुनकर तीनों के चेहरे उतर जाते हैं भाई, वो तो कतई डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। आगे वैन जब इस पार से बोलता है यहाँ पर जो बाउंड्री है उसके पीछे पूरी दीवार बना दो। उन लोगों को लगा था बनेगा नहीं, लेकिन इस पार चुटकी बजाते हुए पूरा दीवार ही खड़ा कर देता है। उसके बाद वैन जो उनसे बोलने लगता है आज से मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ तो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ी देर बाद तीनों को हम लोग जंगल के बीचों बीच देखते, वहां पर कुछ लकड़ी इकट्ठा करके खड़े हुए थे और वैन जो है भाई मैजिक कास्ट करने लगता है और वो लकड़ियों पर मैजिक कास्ट कर रहा था और उनसे एक क्यूब बना लेता है। दरअसल मैं वैन का मैजिक कुछ ऐसा है, वो पहले कुछ भी वस्तु हो उसका पहले प्यूरिफिकेशन करके क्यूब बनाता है, उसके बाद उससे कुछ सामान बनाता है। वो लोग क्यूब बना ही रहे थे कि वहीं पर आ जाते हैं एडवेंचर और वो लोग ये सब देखकर सो गए इतने सारे क्यूब कहाँ से आ गए। और वहीं पर जो टील है वो बताने लगते ये सब लॉर्ड वैन ने बनाया है। और वहीं पर वैन जो उसे ये क्यूब देता है टेस्ट करने के लिए और वो अपना तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो करता नहीं भाई, बहुत ज्यादा ही हार्ड था, वो तो पूरा पेड़ में ही घुस जाता है। क्यूब की मजबूती देखकर भाई वो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वही हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं वैन जो कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार बनाता है वही क्यूब से। बहुत सारे हथियार बनाने के बाद भाई एक क्यूब बच जाता है तो उससे कुछ अच्छा एक बनाने का ट्राई करता है और वहीं पर वो बना लेता है कटाना, एक छोटा सा। और वहीं पर आ जाता है कामसीन, इसे देखकर भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वैन क्या करता है कामसीन को तलवार दे देता है और कामसीन जो तलवार को पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है भाई, वो तो मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है। और वहीं पर जाती है टिल, वो भी ये सब भाई चाह रही थी कि मुझे कोई हथियार मिले और वैन उसे हथियार दे भी देते हैं, लेकिन दिया क्या भाई, वो क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और वो टिल जो है वो तो बहुत ज्यादा ही सदमे में चली गई थी, उसे क्या मिल गया है। और ये सब देखकर लॉर्ड को भाई काफी बुरा लगता है, तो मन ही मन सोचता है मुझे पता है ये कि टिल को पसंद नहीं आया है, तो फिर वो सोचता है अगली बार मैं कुछ अच्छा बनाकर दे दूंगा। और वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्यूब इकट्ठा कर लिए थे और लोग कुछ अरेंज कर रहे थे। वहीं पर आता है वहां का मुखिया, उसे बोलने लगता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो वैन है उसे बताने लगता है कि हम लोग यहाँ पर घर बना रहे हैं। यहाँ पर वैन को भी कोई आइडिया नहीं था कि इससे घर बनेगा या नहीं, क्योंकि ना ही उसने कभी ट्राई किया है, ना ही उसने भी देखा, ना ही सुना है। और वहीं पर वहां का मुखिया, उसको भी भाई पता था कि वो घर बना ही नहीं पाएगा, उसको लग ही रहा था क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं था कि क्यूब से घर बन जाता है। और यहाँ पर वैन जो भाई अपना मन ही मन सोचने लगता है कि उसे घर कैसा बनाना है, तो अपना इमेजिन करने लगता है और वो फाइनली यहाँ पर घर बना ही लेता है। बना या नहीं है तो अपने को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वहां पर भाई सबका रिएक्शन अलग अलग आता है। टील यहाँ पर तो बहुत खुश थी, जो कॉमेसिन है वो थोड़ा शौक लग रहा है। और यहाँ पर भाई वहाँ के एक गाँव लोग हैं, वो तो भाई समझ में नहीं आ रहा उनको क्या देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ही हैरान है वो लोग सबके सब। और वहीं पर हम लोग देखते हैं एडवेंचर को, भाई इनका भी मुंह खुला का खुला है। और डी वो तो खुश लग रहा है, उनके आइट साइड जो बंदे हैं वो काफी शौक लग रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था वैन जो है घर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैसा बना था हम लोगों ने देखा नहीं है। तो फाइनली हम लोग वो घर देख सकते हैं, वो घर ने भाई पूरा महल ही खड़ा कर दिया है। उसके बाद टील जो है वैन से बोलने लगती है लॉर्ड वैन आपका जादू तो कमाल का है। वहीं पर कमासिन भी बोलने लगता है आपका जादू सच में कमाल का है भाई, एक झटके में आपने तो पूरा महल ही खड़ा कर दिया है। वैन कुछ बोलता नहीं है, बस स्माइल कर देते हैं। वहीं पर हम लोग स्पार्टा को देखते हैं, वो भी तारीफ करने लगता है ऐसा मैजिक मैंने कभी नहीं देखा। साथ में डी भी बोलने लगता है हाँ स्पार्टा तुम सही कह रहे हो भाई, ऐसा मैजिक हमने कभी देखा नहीं है, ना ही कभी सुना है। ये अगर महाराज को पता चलेगा तो आपको वापस बुला लेंगे और आपकी काफी इज्जत करने लगेंगे। सभी लोग वैन का तारीफ कर ही रहे थे कि वहीं पर वैन जो है बोलने लगता है
अगर तुम लोगों को भी घर बनवाना है तो बस मुझे लकड़ी ला कर दे दो, मैं तुम सबके लिए घर बना दूंगा। वही सुनकर भाई डी शॉक हो जाता है, जो एडवेंचर है आर्थो वो भी शॉक हो जाता है। फिर दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, डी और आर्थो। वो बोलता है मैं ज्यादा लकड़ी लाऊंगा, वो बोलता है मैं ज्यादा लकड़ी लाऊंगा। लेकिन वहीं पर जो गांव का मुखिया है वो बोलने लगता है लॉर्ड वैन, क्या आप हमारे लिए भी घर बना सकते हैं? ये सुनकर वैन जो पीछे मुड़कर देखता है और वही मुखिया के साथ सभी गांव वाले भी थे, और उनका शक्ल देखकर भाई वैन जो यहाँ पर हाँ बोल देता है। फिर हमें उनका पुराना घर दिखाया जाता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। फिर आगे हम लोग वैन का बनाया हुआ घर देखते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है भाई। पूरा 19-20 का फर्क नहीं, इसमें 19 लाख का फर्क है। घर को देखकर पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं। वैन जो है घर को यू शेप में बनाया होता है, 4-4 के पेयर में, ताकि वो अच्छा लगे। और जो सभी घर है वो एकदम सिमिलर बनाया होता है, एक जैसा, ताकि किसी को कुछ ऐसा ना लगे कि उसका घर अच्छा है इसका घर अच्छा है, इसीलिए सबको मतलब सेम ही बना दिया था। और ये सब देखकर और खुश रहते हैं गांव वाले। सभी वैन के लिए कुछ ना कुछ लाया था, जैसे सब्जियां हो गया, फल हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग वैन को देखते हैं जो कि नहा रहा था, और वो कामा सिंह से बोलने लगता है कामा सिंह अगर तुम चाहो तो वो टैटू मिटा सकते हो। लेकिन कामा सिंह यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि उसे टैटू अच्छा लगता है। उसके बाद वैन जो सोने के लिए चला जाता है। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। गांव के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसके आगे चारों तरफ इन लोगों ने पूरा गड्ढा खन दिया है। इन लोगों को पानी समस्या हो रहा था। वैन जो बोलने लगता है हम लोग इसको नदी से जोड़ देते हैं। उन सबको बोलने लगता है कि नदी से कैसे जोड़ेंगे, जो वहाँ पर गड्ढा खना है बाउंड्री के आगे। फिर इस्पाडा को बोलता है यहाँ पर बीचों बीच गड्ढा खनने के लिए। तो इस्पाडा जो अपना मैजिक यूज करता है, उसने बहुत दूर तक ही गड्ढा खन लिया था। फिर उसके बॉडीगार्ड और वो कामासी भाई सभी मिलकर गड्ढा खोदने लगते हैं। हम लोग डी को भी देखते हैं भाई, वो पूरी स्पीड से खोद रहा है और बहुत जल्दी उनका काम भी खत्म हो जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं पूरा काम हो चुका है। फिर ये लोग नदी का पानी जो है रोकने के लिए एक बहुत बड़ा पिलर लगाकर वहाँ पर रखे हैं, और वहीं पर हम लोग उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं भाई, वो तो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ही मेहनत किया था। फिर इस्पाडा को वैन जो बोलने लगता है इस्पाडा उसे हटा दो। फिर इस्पाडा अपना मैजिक यूज करता है और उसे हटा देता है। अब वो फिलहाल टूट चुका है, तो यहाँ से पानी आगे बढ़ने लगता है भाई, और फुल स्पीड से हो रहा था। पानी जाने के लिए जो ये लोग टनल जैसा बनाया है भाई, वो कम नहीं बहुत ज्यादा गहरा है। हम लोग आगे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और वो पानी देखो, पानी बहुत स्पीड से चल रहा था, तो वो भाई बहुत जल्दी भर जाता है। फिर गांव वाले जो वैन से बोलने लगते हैं खेती करने के लिए तो हमें पानी कम पड़ेगा, तो वो लोग पूरा झील ही बना देते हैं। आगे हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं भाई, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, और यहाँ पर भाई इसका कुछ और सीन नहीं दिखाया जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर वैन जो है भाई वो गेट बना रहा था, और वो ऐसा गेट बनाता है भाई वो सब देखते ही रह जाते हैं। तो वहीं पर हम लोग एडवेंचरर को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं गेट को देखकर। और वहीं पर वैन जो लगता है यहाँ पर खाली मैंने गेट नहीं बनाया है, उसके साथ साथ मैंने बैरिस्टा भी बनाया है। बैरिस्टा जो है कुछ ऐसा दिखता है, और एक ही नहीं भाई यहाँ पर बहुत सारे बैरिस्टा बनाए हैं। और जो बाउंड्री है भाई, बाउंड्री को देखो पूरे चारों तरफ बैरिस्टा को बिछा ही दिया इन लोगों ने। आगे हम लोग गांव को देखते हैं भाई, गांव के देखो चारों तरफ पानी है और पीछे झील है, तो गांव कुछ ऐसा दिखता है। उस पर डी जो है बोलने लगता है अगर ये सब महाराज को पता चला तो वो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगेंगे और इज्जत करने लगेंगे। इस्पाडा जो है बोलने लगता है ये सब महाराज को पता चलेगा तो वो आपको वापस बुला ही लेंगे। और ये सुनकर वही वैन जो है बोलने लगता है मैं इस गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, वहीं पर बात करने लगते हैं। और इस्पाडा जो है बोलने लगता है हमें गांव की सुरक्षा के साथ साथ हमें व्यवसाय का भी देखना पड़ेगा। और वहीं पर वैन जो बोलने लगता है मैं हथियार फर्नीचर ये सब तो बना सकता हूँ, खाने के लिए गांव का फसल काफी होगा। उसके बाद इस्पाडा जो है बोलने लगता है मसाले यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और जो चीजें आपको पसंद है उसके सामान भी खत्म हो गए हैं। ये सुनकर वैन जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, उसका वो टील की तरफ देखता है। टील जो है अपना मुंह फेर लेती है, तो वैन समझ जाता है भाई ये सच है। उसके बाद वो उन सब से पूछता है अपनी अपनी राय दो। और वहीं पर कांवर सिंह जो है बताने लगता है आप जो लकड़ी के बॉक्स बनाते हो हम उसे बेच सकते हैं, लेकिन वैन उसे रिजेक्ट कर देता है कि वैन के अलावा कोई उसे यूज नहीं कर सकता। उसके बाद टील जो है बोलने लगती है यहाँ पर मैजिक बीस्ट हम लोग उसका शिकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वैन मना कर देता है, वो भाई एडवेंचर ही कर सकते हैं आर्थो उसके टीममेट। ये मोटू से जो बंदा है वो बोलने लगता है वैन से लॉर्ड वैन आपके साथ तो काफी कम माल गए हैं, क्योंकि वो दोनों ने भाई अपना हथियार यूज करने से मना कर दिया था।
कहीं वो खराब ना हो जाए, इसके लिए। वैन जो बोलने लगता है अगर हम लोग इसे टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो इतना मजबूत है। कमल सिंह जो है बोलने लगता है ये तो हमारी पुश्तैनी विरासत है। मोटू एडवेंचर बोलने लगता है तुम डरो मत, ये शील्ड जो है वो ऑर्क से बनी है, उसके कंधे की मसल और पीठ की मसल से। फाइनली कमल सिंह जो है अटैक करने के लिए मान जाता है और भाई वैन से बोलता है मैं आपको भाई निराश नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो अटैक कर देता है, बहुत आराम से अटैक करता है भाई, लेकिन वहीं पर सील जो है वो 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। और ये मोटू एडवेंचर है भाई, वो तो काफी शौक ही हो जाता है। उसका वो रोने लगता है। कमल सिंह जो है बोलने लगता है लॉर्ड वैन ये तो लकड़ी से बनी है फिर भी इतनी ज्यादा मजबूत है। ये सुनकर वो बंदा और ज्यादा रोने लगता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं वैन जो है भाई उसका सील ठीक करने लगता है और ठीक होने के बाद वो बंदा काफी खुश हो जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर आर्थो को, जो कि बहुत ज्यादा ही सामान लाया था भाई, जैसे कि मिथ्रिल हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। और वो वैन को बताता है कि वहाँ जो पहाड़ है मुझे उसके पास मिला था ये सभी सामान। वैन जो बोलने लगता है हाँ, मतलब वहाँ पर जो पहाड़ के आगे हम लोग और जाएंगे तो हमें बहुत सारा मिथ्रिल मिल सकता है। उसके बाद आर्थो जो है वैन से पूछने लगता है क्या आप खरीदना चाहोगे, लेकिन वहीं पर वैन जो है बोलने लगता है मुझे सिर्फ कोई आयरन चाहिए, इसे मैं यूज करना चाहता हूँ। वैन जो है अपना मैजिक यूज करता है और उसे क्यूब में बदल लेता है। और वहीं पर हम लोग उस मोटू सा एडवेंचर को देखते हैं, वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो बोलने लगता है वैन से लॉर्ड वैन क्या आप मुझे एक छोटी सी तलवार एक बड़ी तलवार बनाकर दे सकते हो। वैन हथियार बनाने के हाँ कर देता है और वो आयरन से भाई फर्स्ट बार तलवार बनाता है, तो वो काफी डिटेल में और काफी अच्छे से बनाता है। तलवार को लेकर भाई वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है भाई, हद से ज्यादा खुश हो जाता है। वो आयरन से बनी है तो और ज्यादा मजबूत होगा। उसके बाद वैन जो है अपना दूसरा क्यूब यूज करता है बड़ी तलवार बनाने के लिए और वो फाइनली बना भी लेता है। इसे देखकर तो भाई वो खुशी के आंसू रोने ही लग जाता है। इसे देखकर आर्थर उसके टीममेट बोलने लगते हैं लॉर्ड वैन कितने पैसे लगेंगे हथियार बनाने के लिए, लेकिन वहीं पर वैन जो बोलने लगता है मैं आप लोगों को फ्री में तलवार बनाकर दे दूंगा, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। इस पाड़ा जो है वैन से बोलने लगता है लॉर्ड वैन ये जो मिथ्रिल और ये सब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा ही रेयर है। वैन बोलने लगता है तो आपका मतलब वहाँ पर जो इतने सारे मिथ्रिल मिले तो वहाँ पर एक डंजन हो सकता है। अगर आसपास डंजन हुआ तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। आगे हमें टील और वैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ मार्केट में घूम रहे थे, लेकिन वहीं पर एक बंदा आ जाता है और बोलने लगता है भाई हम पर हमला हो गया, बहुत सारी आर्मर लिजर्ड है वो हम पर अटैक करने वाली है। ये सब देखकर भाई गांव वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, लेकिन वैन जो है भाई यहाँ पर चिल्लाकर बोलता है सबसे पहले सब लोग घर के अंदर चलो, गांव के अंदर जाओ और गेट को सबसे पहले बंद करो। लेकिन यहाँ पर जो गेट है वो बंद हो जाता है और गांव वाले किस तरह लगे हुए वो काफी डरे हुए हैं भाई, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। गांव वालों के सामने आकर वैन जो खड़ा हो जाता है, उसके बाद वो गांव वालों को देखने लगता है, फिर उसे बोलने लगता है मैं यहाँ का तुम्हारा लॉर्ड हूँ तो तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम सबकी हिफाजत जरूर करूंगा, लेकिन मैं अकेला कर नहीं सकता हूँ, मुझे तुम सबकी जरूरत पड़ने वाली है उन सबको हराने में। तो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे उनको हराने में। वैन जो सबको ऑर्डर देने लगता है सबके सब ऊपर चलो, अपनी अपनी पोजीशन ले लो और जितने सारे बैलिस्ट हैं भाई उसके सामने एक एक बंदे खड़े हो जाओ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कमल सिंह जो है वैन के पास आ जाता है और बोलने लगता है बाकी एडवेंचर है वो सब बाहर गए शिकार करने के लिए। वैन भी ऊपर जाने लगता है लेकिन टील उसे मना कर देती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी भाई वैन का कुछ हो ना जाए। डी भी आ जाता है और वैन से बोलने लगता है लॉर्ड वैन कुछ हुआ है क्या, लेकिन वैन जो उसे बोलने लगता है मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा तो क्या तुम लोग मुझे ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद डी उसे हाँ कर देता है। ऊपर जाकर जो देखता है भाई वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, वहाँ पर 30 से 40 लिजर्ड आर्मर ड्रैगन थे। डी जो है उन सबको अटैक करने के लिए बोलता है सारे के सारे ब्लिस्टर लोड करो और फायर करो। सबके सब फायर करने लगते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो आर्मर लिजर्ड है भाई एक एक मरने लगते हैं और यहाँ पर कम से कम 8 से 10 जो आर्मर लिजर्ड है वो मर जाते हैं। गांव वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं कि 8-10 आर्मर लिजर्ड मर गए हम लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। डी को हम लोग देख सकते हैं भाई वो परेशान होने लगता है कि बेलिस्टा में सिर्फ एक एक तीर बचा है और कोमोडो ड्रैगन भाई अभी 30 के 30 बचे हैं। डी गांव वाले से बोलने लगता है जितने भी बैलिस्टा बचे सबको लोड करो और एक साथ फायर करो। वो लोग फायर करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आर्मर लीडर मर जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे आर्मर लिजर्ड बचे हुए थे। बचे हुए आर्मर लिजर्ड को देखकर डी परेशान होने लगता है, लेकिन वहीं पर वैन जो कुछ सोचने लगता है और डी से बोलने लगता है डी जो मैंने लकड़ी से वो तीर बनाया है सबको लोड करो।
वैन के बॉडीगार्ड है वो बोलने लगते हैं लकड़ी का तीर क्या ही कर लेगा, वो कितना ही मजबूत रहेगा। लेकिन डी उन्हें मना करता है क्योंकि उसे भाई वैन के बातों पर पूरा भरोसा था। डी जो है मन ही मन सोचने लगता है जितनी बार भी लॉर्ड ने कुछ भी बोला है वो हमेशा सच हुआ है। उसके बाद उन सबको लोड करने के लिए बोलता है जो लकड़ी का तीर था, और भाई वो लोग लोड कर फायर कर देते हैं और बहुत सारे जो आर्मर ड्रैगन है वो मर जाते हैं। सबसे पहले भाई वैन के बॉडीगार्ड है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आर्मर ड्रैगन है भाई वो सबके सब एक एक करके मरने लगते हैं। ये सब देखकर डी काफी शॉक हो जाता है और उसके बाद लोग फाइनली सबके सब जो आर्मर ड्रैगन उन सबको मार देते हैं। गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं, भाई वो वैन के साथ पहली लड़ाई थी और वो लोग जीत भी गए थे बहुत आसानी से। आर्थो जो है भाई इतने सारे आर्मर ड्रैगन को देखकर काफी शॉक हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है यहाँ एक को मारना मुश्किल है, लोग 40 को मार दिए हैं। 40 आर्मर ड्रैगन को मारने के बाद वो लोग जश्न मनाने लगते हैं भाई, वो भी काफी जोरों शोरों से। वहीं पर जो वहाँ के मुखिया और एक लड़के दोनों आपस में बात कर रहे थे और वो लड़का बोलने लगता है लॉर्ड वैन जो वो काफी हम्बल और काफी अच्छे। स्पार्टा भी बोलने लगता है लॉर्ड वैन जो है वो बाकी राजकुमारों से काफी अलग है। टील और कमासिन दोनों उनके पास आ जाते हैं और टील उनके कुछ खाने के लिए देती है। वो उन लोगों को काफी अच्छा लगता है भाई, वो काफी मजे से खाते हैं। वैन ने आर्थर और उसको टीममेट को तलवार दिए थे तो वो लोग भाई उनका शुक्रिया कहने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनको तलवार काफी अच्छी लगी थी। ये सब देखकर टी की किलस जाती है और बोलने लगता है लॉर्ड वैन आप कितने में उन सबकी तलवार बनाए हो, मुझे भी जानना है, मुझे भी बनवाना है। तीनों वैन को अगर घेर लेते हैं और वैन बोलने लगता है तुमने मेरी बहुत मदद की है तो मैं तुम लोगों को फ्री में तलवार बनाकर दूंगा। फिर आर्थर जो है बोलने लगता है मीट और खाल से हम लोगों को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और वहीं पर वैन जो कैलकुलेट करता है और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा पैसे बन रहे थे 300 मिलियन। पार्टी खत्म करने के बाद वो अगले दिन का सीन देखते हैं। वहाँ पर दो बंदे आए थे जो कि मर्चेंट थे। वैन जो गेट के ऊपर आ जाता है उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो, और जो मर्चेंट है वो भाई अपना नाम बताने लगते हैं। एक का नाम बिल होता है और एक का नाम रेंगो। उसके बाद वैन जो है उसको अंदर लाते हैं और भाई वो जो अंदर का नजारा देखते हैं वो दोनों को दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। वैन जो लोग से पूछने लगता है क्या तुम लोग इसे खरीदोगे। उसके बाद बेल जो है बोलने लगता है हमें अपने अधिकारी से बात करना पड़ेगा और हम इसे आपको अच्छी कीमत देने की कोशिश करेंगे। वैन जो है बेल से बोलता है क्या तुम लोग हथियार लेना चाहोगे। कुछ हथियारों को जमीन में बिछा देता है और वैन जो उनसे बोलने लगता है तो तुम्हें हथियार कैसा लगा, क्या इसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। उसके बाद वैन उसे बोलने लगता है इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी और बहुत अच्छे दाम में बिकेगा। आगे वैन उसे बोलने लगता है क्या तुम इनका प्रचार भी कर सकते हो, लेकिन वो लोग शुरू में मना करे तो फिर वैन बोलने लगता है अगर तुम एक ही रूट में जाओगे तो आगे हम लोग से ही खरीदेंगे। तो वो दोनों प्रचार के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वैन उनसे बोलने लगता है तुम लोग यहाँ ही दुकान अपनी क्यों नहीं खोल लेते हो। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ये तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर आप इनकी इजाजत देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वैन बोलता है तो मैं तुम्हारे लिए वही दुकान बना देता हूँ, और एग्जैक्टली भाई सेम टू सेम वही दुकान ही बना देता है। आगे हम लोग वही लेडी और वही लड़की को देखते हैं जो भाई बग्गी में से नाइट में, जो कि गेट के सामने आकर वो लोग खड़े हो जाते हैं। स्पार्टा वैन से बोलने लगता है हमें 10,000 लोगों के लिए घर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे आदमी आ रहे हैं। तो टाउन का शेप स्क्वायर शेप में रहेगा या फिर आप कैसा रखना चाहते हो। उसके बाद वैन बोलने लगता है मैं स्टार के शेप में रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर कोई भी आएगा अगर हमला कर रहा है तो हम लोग तीनों साइड से उनको मार सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर वैन का बॉडीगार्ड आ जाता है और बोलने लगता है बाहर गॉन फर्टिनेंट की दूत आई है। आगे हम लोग उसी दूत को देते हैं जो अपना नाम फारामेना कार्ला फाई बताती है और इस छोटी लड़की का नाम होता है अरुदान फेरानान। वैन उन दोनों को अपना नाम बताता है, वैन ने फर्टियो। वो लेडी बताने लगती है गॉन फर्टिनेट में अभी मुझे विस्काउंट बनाया गया है, उससे पहले मैं वहाँ की नाइट थी। फिर लेडी जो है वैन से पूछती है तो आप लोगों को कितना साल लगा यहाँ पर इस घर को बनाने में, इस टाउन को मतलब पूरा बिल्ड करने में। वैन जो है बोलने लगता है हमें यहाँ तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ी है। ओए बच्चे तुम तो काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। वो लेडी बहुत हंसने लगती है। ओए बच्चे मुझे सच जानना है कितने लोग लगे, 5,000 7,000। ये बात सुनकर वैन बहुत ज्यादा हंसने लगता है भाई, काफी जोरों से। वो लेडी बहुत जोर से चिल्लाकर बोलती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उसके बाद वैन उसे बोलता है मैं मजाक नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे ये सुनकर हंसी आ गई है कि आप लोगों ने 8,000 10,000, लेकिन ये सब मैंने अकेले ही किया है। डी भी वैन का साथ देते हुए बोलता है हाँ ये सब उन्होंने अकेले ही किया है। और आपको लग रहा होगा कि मैं वैन के साथ आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी खुद दुनिया का छुट्टी लेकर वैन के साथ आ गया हूँ। इस पार्ट भी बोलता है मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं रिटायर होकर वैन के साथ ही आ गया हूँ।
इन दोनों की बात सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और इन लेडी को तो भाई विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर वैन क्या करता है, उन दोनों को बाहर बुला लेता है भाई अपना कलाकारी दिखाने के लिए, क्योंकि उन दोनों को विश्वास हो नहीं रहा था कि ये सब वैन ने अकेले किया है। वैन जो इस पहाड़ा को बोलता है मिट्टी को ऊपर उठाने के लिए, और ये मिट्टी ऊपर उठा दिया होता है और लेडी को लगता है भाई ये बारिश होगा तो ये पिघल जाएगा। वैन जो उन दोनों को रुकने के लिए बोलते हैं और अपना भाई मैजिक यूज करता है, और वो अपना मैजिक यूज करके बहुत बड़ा दरवाजा बना देता है। इस दरवाजे को देखकर वो लेडी और वो लड़की दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। उन दोनों को अपने आंखें पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो लड़की बोलती है भाई ये तो काफी कमाल का है। उसके बाद वो लेडी मनी मन सोचने लगती है उस महाराज ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस बच्चे का मैजिक यूज कर वो लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। वो लेडी पूछती है तुम्हारा मैजिक एग्जैक्टली है क्या। वैन उसे बताता है मेरा मैजिक जो है वो प्रोडक्शन मैजिक है, जो कि इसे बेकार मैजिक माना जाता है। वैन की बात सुनकर अरुदान जो है वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। फिर हम लोग उसका पास्ट देखते हैं। उसका भी मैजिक बेसिक ही मैजिक है और उसे आगे कुछ खास दिखाया नहीं जाता है। फिर हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं वो काफी सोच में डूबी हुई थी। फिर वो लेडी वैन से बोलती है हम लोग यहाँ कुछ कारण से आए थे। पहला कारण तो हमें यहाँ आपको देखना चाहिए आप कैसे हो, यहाँ का टाउन कैसे, यहाँ की हालत कैसी है। और दूसरी बात हम लोग यहाँ शादी का प्रस्ताव रखने के लिए आए हैं। मैं यहाँ राजकुमारी के साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे देखना था कि आप उसके लायक हो या नहीं। आप उसके लायक नहीं होते तो मैं यहाँ पर मना करने वाली थी, लेकिन आप मुझे पसंद आए तो आप उनके साथ शादी कर सकते हो। ये सुनकर वैन जो है काफी शौक हो जाता है। वैन अपनी तारीफ सुनकर ब्लश करने लगता है। उसके बाद वो लेडी उस लड़की से पूछती है तो आपको वैन कैसा लगा, लेकिन वो लड़की शर्माते हुए बोलती है मैं ये सब बाद में बताऊंगी। ये सब देखकर डी और स्पार्टा वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैन जो है उन दोनों से पूछता है क्या आप यहीं रुकना पसंद करेंगे। वो लड़कियां हाँ बोलती है। उसके बाद वैन बोलता है तो चलो मैं तुम्हारे लिए घर बना देता हूँ, और वो पूरा घर नहीं भाई महल ही बना देता है। घर बनने के बाद वैन के साथ वो दोनों खाना खाने के लिए आ जाती है। खाना खाते हुए वो लोग बात कर ही रहे थे और वहीं पर वैन जो है अरुदान से पूछता है तुम्हारा मैजिक क्या है। वैन की बात सुनकर अरुदान जो है वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है बताऊं या ना बताऊं, लेकिन वो फाइनली बता ही देती है कि मैं डॉल को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बात सुनकर वैन जो है खुश होता है और बोलने लगता है हाँ मैं तो तुम्हारी डॉल को देखना चाहूंगा। वैन की बात सुनकर अरुदान जो है वो काफी शौक हो जाती है क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी तारीफ की है। फिर कमासिन और टिल वो भी बोलने लगती है हाँ हम भी देखना चाहेंगे आपकी डॉल को। अरुदान उन सबसे बोलती है अभी तो डॉल मेरे पास नहीं है, वो गाड़ी में है, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। खाना खाने के बाद वो तीनों घूमने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो लेडी बोलती है मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो चली जाती है और वैन और अरुदान वो दोनों बच जाते हैं। उस लेडी के जाने के बाद उन दोनों को बात करने का मौका मिल जाता है। तो अरुदान जो है वैन से कुछ बोलती है। बहुत अंधेरा हो गया है। अब अगली सुबह का सीन देखते हैं। वैन जो सोकर उठता है और वहीं पर रहती है टील, जो कि वैन से बोलती है आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है। वैन जो उनसे पूछता है हुआ क्या है। टील जो है बताने लगते हैं कि वहाँ वैन लेक में कुछ हुआ है। गांव के पीछे जो इन लोगों ने झील बनाई थी उसका नाम वैन रख देते हैं, वो भी वैन से बिना पूछे ही। तीनों बात करते करते झील के पास आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वो लोग झील के पास आकर देखते हैं कि पानी में एक लड़की है। इस पाड़ा वैन से बोलता है आधा इंसान और आधा फिश होती है और इन्हें अपकल्लू बोला जाता है, और ये बहुत रेयर स्पीसीज हैं जो कि आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रही है। आगे वैन जो है बात करने का ट्राई करता है लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। वैन जो अपना दिमाग लगाता है और टील से बोलता है मीट लेकर आओ। उसका वो लड़की तुरंत आ जाती है और भाई वो खाने लगती है। मीट उसे काफी अच्छा लगता है और वो खाकर शौक हो जाती है। तो पूछती है किसका मीट है। वैन उसे बताता है ये आर्मर लिजर्ड का मीट है, और ये सुनकर तो और ज्यादा शौक हो जाती है। वो लड़की वैन से पूछती है तो फिर ये इसे किसने मारा। फिर उसके बाद बाकी लोग बोलने लगते हैं इसे लॉर्ड वैन ने मारा है। ये सब सुनकर लड़की वहां से चली जाती है। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो लड़की अपने पूरे परिवार को उठाकर ही ला लेती है। इन सभी को देखकर वैन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उन सब के बीच में हम उस लड़की को भी दे सकते हैं। वैन जो स्पार्टा से पूछता है आप तो इसे बहुत रेयर बता रहे थे, यहाँ पर इतनी सारी कैसे आ गई। और ये बात तो स्पार्टा को भी समझ में नहीं आ रहा था। इन सभी अपकल्लू का मुखिया आया हुआ था। अपकल्लू नाम थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसे हम लोग फिशमैन बुलाते हैं। फिशमैन का मुखिया वो पूछने लगता है तो आर्मर लिजर्ड को किसने मारा। वैन मन ही मन सोच रहा था ये लोग आर्मर लिजर्ड की पूजा तो नहीं करते हैं। वैन जो है उनको बता देता है कि आर्मर लिजर्ड को उसने ही मारा है।
ये सुनकर सारे फिशमैन जो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिशमैन का मुखिया जो है वैन से बोलता है क्या तुम लारा ब्यारा से शादी करोगे। ये सुनकर तो वैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और भाई प्लस करने लगता है वो, क्या शादी, और ये लारा ब्यारा है कौन, और ये छोटी लड़की का नाम ही लारा ब्यारा होता है। फिशमैन का मुखिया जो बोलने लगता है ये लड़की अभी छोटी है लेकिन बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, और इस फिशमैन का नाम होता है लारा बेस्टा। आगे वो अपने बारे में बताने लगता है जो आर्मर लिए थे इन लोगों को बहुत ज्यादा शिकार कर रहे थे और ये इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान था, तो इन लोगों का शुक्रिया करता है। वैन जो समझ जाता है कि लारा बेस्टा क्या करना चाह रहा है, वो दरअसल भाई ह्यूमन के साथ अलाइज बनाना चाह रहा है ताकि वो लोग सेफ रहे। वैन उनसे बोलता है शादी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, और उनके रहने का इंतजाम वो कर देता भाई, तुरंत ही यहाँ पर बना ही देते उनके रहने के लिए। ऐसा मैजिक देखकर लारा बेस्टा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। आगे वैन उन सबसे बोलते हैं अब तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, अब से ये तुम्हारी जगह। बाकी सब भी आ जाते हैं और उनको भाई ये जगह काफी अच्छी लगती है। आगे वैन जो इस पाड़ा से पूछता है क्या आप लोगों ने पानी फ्लश कर दिया है। लारा बेस्टा उनसे पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद वैन जो उसे बताने लगता है पानी के अंदर एक गेट है, उसे हम लोग को उठाना पड़ता है क्योंकि जो सारी गंदगी है वो पानी के साथ बह जाएगी। आगे लारा बेस्टा वैन से बोलता है ये काम हम पर छोड़ दो, ये फिशमैन के लिए बहुत आसान काम होगा, और ये लोग वो काम कर भी देते हैं भाई। उसके बाद वैन जो इनका सबका शुक्रिया अदा करता है। लारा बेस्टा वैन से पूछता है क्या ये काम आप डेली करते हो। वैन उसे बताता है हमें डेली नहीं, दिन में 3 से 4 बार करना पड़ता है। उसके बाद लारा बेस्टा उसे बोलता है ये काम हम पर छोड़ दो, ये हम कर लेंगे। दोनों बात कर ही रहे थे, वहीं पर भाई जो लेडी फारामीना है और अरुदान वो दोनों यहीं पर आ जाते हैं और दोनों सौ हो जाती है उन्हें देखकर। उसके बाद लारा बेस्टा बोलता है तो दामाद जी अब हम लोग चलते हैं। ये सुनकर वो दोनों शौक हो जाती है। जो अरुदान है वो थोड़ी उदास लगती है। वहीं पर वैन उसे बोलता है मैंने तो इसे हाँ बोला ही नहीं है। लारा ब्यारा भी बोलने लगती है तो पतिदेव अब हम लोग चलते हैं, और उसे बाय करने लगती है। क्या चल रहा है ये। वैन भी लाइक मारो मुझे मारो जो मैं यहाँ पर आया हूँ। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वैन और अरुदान वो दोनों नाव पर आकर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। अरुदान वैन से माफी मांगने लगती है क्योंकि भाई वो गुस्सा होकर चली गई थी वैन का बिना बात सुने। वैन उसे बोलता है कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो दोनों बात कर ही रही थी कि वहीं पर आती है लारा ब्यारा जो कि वैन से बोलते हैं पतिदेव आप यहाँ पर क्या कर, आप ठीक तो हो ना। वहीं पर कुछ और बच्चे आ जाते हैं और भाई वो लोग मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग नाव को हिलाने लगते हैं जिसकी वजह से अरुदान जो है वो वैन के पास आकर गिर जाती है उसके ऊपर ही। उन दोनों को ऐसे देखकर लारा ब्यारा भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसे ऐसे गुस्सा देखकर वहां के बच्चे भाई उन पर चिल्लाने लगते हैं और नाव को बहुत जोर जोर से हिलाने लगते हैं। लारा ब्यारा है जो अपने पापा को बता देती है कि वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, और ये सुनकर भाई उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है शादी होने के बाद ही तुम किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो। ये सुनकर उदान काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वैन उनसे बोलता है मैंने शादी के लिए तो मना कर दिया है, हमारी शादी हुई नहीं है। ये सुनकर लारा बेस्टा भाई काफी गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। चैलेंज का नाम सुन के जो वैन है काफी ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता है। डी और स्पार्टा भी आ जाते हैं और बोलने लगते हैं हाँ हमें तो ये चैलेंज करना चाहिए। और वहीं पर जो लेडी फारामीना है वो भी जाते बोलने लगते हैं हाँ ये तो चैलेंज हम करेंगे ही। और ये शर्त इस बात पर लगाते हैं कि अगर फिशमैन जीते तो भाई उनकी बेटी की शादी वैन से होगी, और हार गए तो वो नहीं होगी। और 3 गेम रखने वाले हैं जो कि अलग अलग गेम रहेगा। तो पहला रहता है वो वॉलीबॉल रहता है जो कि वैन ने रखा था अपने हिसाब से। उन सबको वॉलीबॉल का रूल्स और रेगुलेशन समझाता है। फिर गेम खेलने के लिए आते हैं वो सभी लोग। एक तरफ लेडी फारामीना और टील होती है और वही दूसरी तरफ फिशमैन का मुखिया और उसकी बेटी होती है। वैन उन सबको चीयर कर ही रहा था कि वो लोग एक राउंड हार जाते हैं। फिशमैन है वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि एक राउंड वो लोग जीत चुके थे। देखते देखते वो लोग एक और राउंड हार जाते हैं जो कि लारा ब्यारा की तरफ से था। 2 राउंड हारने के बाद टील जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एकदम मायूस होने लगती है। तो वहीं पर लेडी फारामीना है उनसे बोलती है ये सब हम लॉर्ड वैन के लिए कर रहे हैं तो हमें ये जीतना होगा। ये सुनकर वो थोड़ी बहुत मोटिवेट होती है और उन लोग फिर से खेलने लगते हैं। लारा बेस्टा उन लोगों को बॉल पास करते हैं और जो लेडी होती है वह बहुत तेजी से स्विंग करती है और बॉल को गिरने से बचा लेती है। और वहीं पर टील उसे हवा में उड़ाती है और लेडी उसे बॉल पास कर देती है और वो लोग एक राउंड ऐसे करके जीत जाते हैं। जीतने के बाद कुछ हो ही रहे थे कि जो लारा बेस्टा है भाई वो एक और बॉल कर देता है और वो लोग हार जाते हैं। उनको मैच हारते हुए देखकर वैन भाई थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि भाई जिंदगी के एल उसके लगने वाले हैं। सेकेंड गेम है वो लोग स्विमिंग का होगा और ये लोग पानी में रहते तो इन्हें एडवांटेज मिलेगा। लेफ्ट में 2 बंदे हैं और राइट में 2 बंदे। ये थोड़ा रिले रेस जैसे इनको पास कर फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। कंपटीशन में उतरे हैं लारा ब्यारा और कमासेन।
लारा ब्यारा जो वो काफी आगे चल रही है, और भाई जो कमासी वो बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे चल रहा है। वो उन सभी को लग रहा था कि फिशमैन वाले हैं वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन जैसे वो लोग पास करके आते हैं दूसरी साइड से डी और वो लारा ब्यारा आ जाती हैं। डी की स्पीड देखकर वो लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, भाई उनकी फील्ड में उनको ही हरा दिया, और ये भाई यहाँ पर डी जो है मैच जिता देता है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब थर्ड गेम की तरफ चलते हैं। जो थर्ड गेम है भाई वो गोला खाने का है। तो दो बंदे फिशमैन की तरफ से रहेंगे और दो बंदे वैन की तरफ से। आगे हम लोग गेम मेंबर को देखते हैं, एक तरफ अरुदान और वैन, और वहीं दूसरी तरफ फिशमैन का लीडर और उसकी बेटी है। गेम तो काफी जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन जो फिशमैन का लीडर है भाई उसका तो दिमाग खराब होने लगता, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा है वो। ये सब सिर्फ लारा बेस्टा के साथ नहीं भाई, सबके साथ हो रहा था। उसकी बेटी हो गई, वैन हो गया और अरुदान, भाई उन सबका दिमाग खराब होने लगता है ठंडा की वजह से। वैन जो है अरुदान से बोलता है, आप इतना अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, बर्फ की वजह से आपका पेट दर्द करने लगेगा। अरुदान को बोलने के बाद वैन जो है वो खुद बहुत स्पीड से खाने लगता है, और उसे ऐसे देखकर उसके साथ अरुदान भी है वो बहुत स्पीड से खाने लगती है। इन दोनों को ऐसे देखकर वो दोनों बाप बेटी बहुत जल्दी जल्दी खाने लगते हैं भाई, और जो फाइट है काफी इंटेंस चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर वैन और अरुदान दोनों जीत जाते हैं। जीतने के बाद लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद लारा बेस्टा वो उनसे हाथ मिलाता है और बोलने लगता है, इसके बाद तो तुम मुझे बहुत पसंद आया और तुम मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट हो। इसकी बात सुनकर वैन काफी हैरान हो जाता है और भाई मन ही मन सोचने लगता है, जब यही सब करना था तो वो गेम क्यों खिलवाया। लारा ब्यारा जाते हुए बोलते हैं वैन से, पतिदेव अपना ख्याल रखना, मैं अभी जा रही हूँ। लेडी फारामिना जो है अरुदान से पूछती है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर। अरुदान जो है मन ही मन सोचे लगती है जो लॉर्ड वैन के पास जो लोग हैं वो काफी खुश रहते हैं। अरुदान जो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, और उसने अपने फादर को बहुत कम ही देखा है। अरुदान का जो मैजिक है वो मैरियनेट है, जो कि डॉल को कंट्रोल करती है। उसे डॉल को कंट्रोल करना काफी अच्छा लगता था, लेकिन जैसे उसकी माँ को पता चला, उसे एक चांटा मारती है और भाई उसका मैजिक को बहुत खराब बोल के चली जाती है। इन सब के बाद उसने मैजिक सीखना बंद कर दिया था, तो वही सोच रही थी काश मैंने 3 साल मैजिक यूज करना बंद ना किया होता। गेम जीतने के बाद वैन जो गाँव वालों को स्पीच देने आया था, और वो गांव वाले से बोलता है, आज हम फसल वाल दीवार शुरू करने वाले हैं, कल छुट्टी रहेगा तो हम लोग जमकर पार्टी करेंगे, तो आज हमें बहुत जमकर काम करना पड़ेगा। लेडी फारामिना जो है वो वैन की काफी तारीफ करती है, आप इतने छोटे हो लेकिन आप इतना अच्छा स्पीच दे लेते हो। वहीं पर अरुदान भी आती है, वो भी वैन की तारीफ करने लगती है, आप तो काफी अच्छा स्पीच दे लेते हो। आगे अरुदान जो है वैन से पूछते क्या मैं आपको काम करते हुए देख सकती हूँ। वैन को इन सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनको हाँ बोलता है। आगे हम लोग एडवेंचरर्स को देखते हैं, वो किसी चीज का देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और भागने लगते हैं। 10,000 लोगों के लिए घर बनाने से तो बाउंड्री बहुत बड़ा ही लगा दी है, वो भी स्टार शेप में। आगे हम लोग वैन को देखते हैं, जो कि एक नया बैलिस्टा बना है, जो पुराने वाले से जोड़कर। पुराना वाला बैलिस्टा तो पावरफुल था, ये लोग टेस्ट करने हैं कि नया वाला कितना पावरफुल है, और हम लोग फाइनली उस बैलिस्टा को देख सकते हैं जो कि काफी बड़ा है। बिना रिलोड करे 2 बार फायर हो सकता है। वैन कामासिन को भेज देता है बैलिस्टा टेस्ट करने के लिए। कामासिन जैसे ही फायर करता है बहुत स्पीड से आता है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, और बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है वहाँ पर। इस धमाके को देखकर जो लेडी फारामिना और अरुद है वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेडी फारामिना जो है वैन से बोलती है, आप इसे कितने में बेचोगे, मैं खरीदना चाहती हूँ। वैन लेडी फारामिना से बोलता है, हम लोग इसे बेचने के लिए नहीं रखें, तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। वैन की ना सुनकर लेडी फारामिना जो है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर आगे वो वैन से बोलती है, आप मुझसे एक फेवर ले लेना, लेकिन मुझे एक बैलिस्टा दे दो। वैन बैलिस्टा देने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन वहीं पर वो बोलता है, 1-2 बोल्ट आप ले ही लेना, अगर ये बोल्ट लोहे के टुकड़े से बने हैं तो हम लोग इसे बनवा सकते हैं। वहीं पर कमासिन जो है लेडी फारामिना से बोलता है, लेडी फारामिना आप 1-2 बोल्ट ले ही लो। लेडी फारामिना जो पूछती है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे 1-2 बोल्ट ले लेना चाहिए। कमासिन अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, को आपको ये तलवार कैसी लग रही है। वहीं पर लेडी फारामिना है जो बोलती है, तलवार तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये आर्मर और सिल्वर सिर्फ खरोच हिला पाएंगे। आगे कमासिन बोलता है, क्या आपके पास ऐसी तलवार है जो टूटने पर आपको फर्क ना पड़े। आगे लेडी फारामिना जो है अपनी तलवार निकालती है बोलती है, मैंने इस तलवार से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं
और अभी तक इसमें खरोच भी नहीं आया है। ये सब सुनकर कमासिन जो है उन पर अटैक कर देता है और भाई एक स्लैश मारता है बढ़िया सा। लेकिन लेडी फारामीना को भाई कुछ फील ही नहीं होता, कुछ सेंसेशन भी नहीं हुआ कि उस पर अटैक हुआ है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं भाई वो तलवार दो टुकड़ों में बढ़ चुका है। ये देखकर लेडी फारामीना और उसके दोस्त काफी शॉक हो जाते हैं। उस पर लेडी फारामीना जो उनसे पूछती है तो फिर तलवार किससे बनी है, वह उन सबको बताता है जो तलवार है वो लोहे के टुकड़े से बनी है। उसके बाद लेडी फारामीना पूछती है तो बोल्ट किससे बने हैं, जिस मेटल के टुकड़े से तलवार बनी है उसी मेटल के टुकड़े से वो बोल्ट भी बने हैं और 2-3 आर्मर ड्रैगन को यूं ही भेज देगा। ये सुनकर वो तीनों काफी शॉक हो जाते हैं। लेडी फारामीना वैन से बोलती है मुझे बेलिस्टा के साथ साथ कुछ बोल्ट भी दे दो। वैन जो है बेलिस्टा के लिए हाँ कर देता है और फिर लेडी फारामीना से बोलता है बोल्ट देने के लिए आपका शुक्रिया। फारामीना कमासिन का शुक्रिया करती है और हम लोग वहीं पर देखते हैं भाई जो आर्थर और उसके साथी हैं वो भागते आ रहे बोलते हैं सब यहाँ से भागो, क्योंकि उन सब के पीछे का ड्रैगन पड़ा था। और लेडी जो फारामीना वो बोलती है ये एक फॉरेस्ट ड्रैगन है और फॉरेस्ट ड्रैगन फायर ब्रीथिंग नहीं करते हैं। वैन आरुष से बोलता है तुम यहाँ से अभी चली जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। आगे ऑर्थर और उसके टीम को देखते हैं भाई जो कि काफी भाग रही थी और वहीं पर जो एक बंदा है वो नीचे गिर जाता है। उस एडवेंचर को ऐसे गिरते देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और भाई जो अर्थ है वो ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन होता नहीं है। मोटू एडवेंचर ड्रैगन पे चाकू फेंक कर मारता है और ड्रैगन उसके पीछे भागने लगता है। और वहीं पर आर्थर जो है बोलता है हम लोग तुम्हारी कुर्बानी को नहीं भूलेंगे। उसके बाद वो मोटू बोलता है बॉस आप मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं भाग सकते हो। और हम लोग ड्रैगन पे आते हैं भाई वो मोटू के पीछे ही लग जाते हैं, उसके ऊपर ही भागने लगते हैं। लेकिन वहीं पर वैन सबको अटैक करने बोलता है बेलिस्टा से, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है लेकिन वो फिर से आ जाता है। आगे हम लोग लेडी फारामीना को देखते हैं जो कि एक फायर एलिमेंटल मेज है। फिर अपना मैजिक यूज करती है अटैक करने के लिए। वो बहुत ज्यादा फायर को बहुत ज्यादा इकट्ठा करने लगती है और ड्रैगन पर अटैक कर देती है। और वहीं पर वो जो ड्रैगन है भाई उस पे आग जो है मुंह पे लगता है और वो दूर जाकर फिरता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ड्रैगन को देखकर लग रहा था कि वो जलकर मर जाएगा लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। ड्रैगन को एक खरोच भी नहीं आता है उस आग से। फायर में से कुछ ना हो तो देख वैन जो उस पर बेशक अटैक करवाने लगता है लेकिन जो फॉरेस्ट ड्रैगन है वो काफी डॉज करने लगता है बहुत अच्छे से, लेकिन उसके पंख में तो होल हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लेडी फार्म ने जो अपने फायर मैजिक से अटैक करने लगती और वो इस बार काफी सीरियस लग रही थी। वैन जो वहीं पर सोच रहा था भाई मुझे थोड़ा टाइम और निकालना पड़ेगा, लेकिन ड्रैगन जो उसके दीवार पे चढ़ जाता है और वहां आकर जो 2 बैरिस्टर उसे तोड़ देता है। वहीं पर स्पार्टा आकर बोलता है लॉर्ड वैन अगर आपको टाइम निकालना तो ये काम मैं करूंगा। उस ड्रैगन फेस टू फेस चला जाता है। वहीं पर वैन जो है स्पार्टा से बहुत जोर से चिल्लाती है, वो बोलता है मैं आपके बिगड़ यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा। ड्रैगन स्पार्टा के सामने आकर यहीं पर कूद जाता है और भाई यहाँ पर जो स्पार्टा है वो काफी कूल लग रहा था। फिर अपना मैजिक यूज करता है और ड्रैगन के सामने और वहाँ जो मिट्टी का टुकड़ा उसके सिर पे लगता है और वो जो ड्रैगन है वहीं पर दब जाता है और जो सारी मिट्टी पे उस पे गिर जाती है। वैन उनसे बोलता है ये तो आपके लिए बहुत आसान था लेकिन आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो वो ड्रैगन फिर से आकर अटैक करने लगेगा। लेकिन वहीं पर स्पाइडर जब बोले लगता है मैं बहुत बुरा हो गया हूँ इसीलिए बहुत आराम से चल रहा हूँ। कमासिन बोलता है लॉर्ड वैन आप आगे चलो मैं स्पाइडर के साथ रहूंगा। उस पर तो वैन को देखते हैं जो कि गांव की तरफ जा रहा था और वहीं पर आल्फा के टीममेट भी आ जाते हैं। वो लोग काफी स्पीड से आए थे और वहीं पर लेडी फारामीना जो है ऊपर चढ़ी हुई थी। तो उनसे जो वैन उनसे बोलता है तो आपका फेवर यूज करने का यहाँ पर टाइम आ चुका है, आप उस ड्रैगन को रोक कर रखो। ठीक है बच्चे मैं अपना मैजिक यूज से ड्रैगन को रोकने के लिए करती हूँ। उसके बाद वो ड्रैगन से बोलती है ओ मिट्टी टुकड़े तू वही रुक मैं तुझे बताती हूँ। आगे वैन जो सबको बोलने लगता है सबके सब अपना बैलिस्टिक तैयार रखो हमें फायर करना पड़ेगा। उन सबको इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था कि वहीं पर डी भी आ जाता है और डी आते हुए बोलता है लॉर्ड वैन आपको टाइम निकालना है ना तो हम आपका काम कर देंगे। डी जाते हुए बोलता है आपने जो हथियार बनाए थे वो हम लोगों ने सब रखे हैं इससे हमारा काम हो जाएगा। और उस पर अटैक करता है पर लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आता है। वहीं पर उसके 2 साथी और आ जाते हैं और जो ड्रैगन अटैक कर रहा था उसे वो दोनों रोक देते। हमें लग रहा था भाई वो दोनों रोक लेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो तीनों के तीनों बहुत दूर फेंक जाते हैं। वैन के बनाए हुए हथियार बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उसके बाद भी वो तीनों बहुत दूर जाकर फेंकते हैं भाई और ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद स्पार्टा जो है वैन से बोलता है आपके हथियार इतने स्ट्रांग है उसके बाद वो नहीं टिक पा रहे हैं तो ड्रैगन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तीनों को ज्यादा डैमेज तो हुआ नहीं है लेकिन ड्रैगन उस पर अटैक करने लगता है भाई। उसके बाद तो तीनों की फट जाती है
और वहीं पर स्पार्टा आकर भाई अपना मैजिक यूज करता है और उन तीनों को बचा लेता है। डी बी लाइक भाग अर्जुन भाग। उसके बाद वो तीनों भाई इतने दुम दबाकर भागते हैं बहुत ज्यादा ही स्पीड से। वहीं पर हम लोग लेडी फारामेना को देखते हैं जो कि अपना मैजिक यूज कर रही थी और बहुत बड़ा फायर बॉल बनाती है और ड्रैगन पर अटैक कर देती है। अब हमें लग रहा था ड्रैगन तो जल जाएगा लेकिन वो जलता नहीं है। और वहीं पर जो वैन है वो सबको बोलने लगता है सबके सब बेलिस्टर लोड करो उसको फायर करो। सभी बेलिस्टर को फायर करते हैं और जो ड्रैगन है भाई उसको बहुत सारा बेलिस्टर लग भी जाता है। बेलिस्टर फायर होने के बाद हम लोग ड्रैगन का हालत देख सकते हैं बहुत ज्यादा खराब है। पंख काफी जल चुके हैं लेकिन अब भी वो जिंदा है भाई। वो अपनी आंखें खोलता है लेकिन वहीं पर जो अपना डी है वो उसे वहीं पर खत्म कर देता है। एक ही स्लैश में उसको निपटा ही देता है। वहीं पर वैन के पास टिल और आरूद आ जाते हैं और टिल जो है बोलने लगते हैं लॉर्ड वैन आप ठीक तो हो ना, आप तो लगी तो नहीं। वैन उनसे बोलता है हाँ मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं पर आती है लेडी फारामीना जो कि आरू से बोलती है छोटी राजकुमारी आप भी यहीं पर थी। लेडी फारामीना जो है वैन की तारीफ करने लगती है क्योंकि उसने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाला था। वैन जो कि 8 साल का है उसके बाद वो बोलती है अगर इस गांव की जगह दूसरा गांव होता अब तक तबाह हो चुका होता क्योंकि ना ही उनके पास स्पार्टा जैसा बटलर है और ना ही डी जैसा वॉरियर है और वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हैं और तुम लोगों ने फाइट काफी आसानी से जीत ली। अगर कोई और टाउन होता तो वहाँ के बहुत सारे लोग मारे जाते और बहुत सारे जख्मी हो जाते। वैन लेडी फारामीना के बात पे उतना ध्यान नहीं देता। वो मन ही मन सोच रहा था मुझे एक ऐसा बेलिस्टर बनाना पड़ेगा जो बिना रिलोड हुए 10 बार चल सके। लेडी फारामीना वैन की बात सुनकर काफी शौक हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है ये बात तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। बच्चे तुम ऐसी बात कैसे सोच लेते हो। डी ने एक ही बार में ड्रैगन का सर काट दिया तो उसे ड्रैगन स्लेयर का एक टाइटल मिलेगा। फाइट के बाद सब लोगों को एक ही जगह बुला लेते हैं। वैन और लेडी फारामीना अनाउंस कर रहे थे और जो लेडी फारामीना है वो सबसे बोल रहे थे कि आज सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोगों ने एक फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा दिया है और किसी को ज्यादा इंजरी नहीं हुई ना ही किसी की मौत हुई है। ये मैच हम लोग बहुत आसानी से जीत गए हैं। कुछ लोगों ने फाइट में बहुत ज्यादा योगदान दिया है उसमें से डी ड्रैगन का गला काटकर उसे मार ही दिया। फिर वो आगे बताती है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। और इसमें स्पार्टा भी आते हैं जो कि अपना अर्थ एनिमेटर यूज करके बहुत ज्यादा हेल्प की है उस ड्रैगन को हराने में। आगे वैन की तारीफ करने लगती है क्योंकि भाई उसने सभी हथियार बनाए थे और वो सबके सब बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और अभी वैन 8 साल का है वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। 8 साल के हैं तो ये सब कर रहे हैं बड़े होने के बाद क्या क्या करेंगे। वैन अपनी तारीफ सुनकर ब्लश करने लगता है। लेडी फारम ने जो मन ही मन सोचती है अगर मैं इस बच्चे की जगह होती तो भी मैं इतना कुछ खास नहीं कर पाती। लेडी फारम ने अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है जो कि एक राजधानी में पुरानी नाइट के घर पैदा हुई थी और उसके घर वाले को जैसे ही पता चलता है उसके पास फायर मैजिक है जो कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक माना जाता है। जो गाँव वाले उसे ज्यादा पैसे दिए थे उन्हें ही सौंप दिया अपनी बेटी को ही। आगे लेडी फारामीना ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है और पढ़ाई किया और बहुत ज्यादा समय दिया है। उसके बाद वो एक फ्लादून कमांडर बन पाई है। फिर उसे 16 साल की उम्र में एक नाइट बना दिया जाता है। नाइट बनने के बाद वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगती है। उसे 6-7 साल बाद उसे एक विस्काउंट बना दिया जाता है। काउंट फर्टिनेट लेडी फारामीना को बुलाते हैं अपने महल में क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का शादी कराना है रिमोट एरिया के लॉर्ड के बेटे के साथ। वहीं पर आरुद आ जाती है और उनको ग्रीट करती है फिर अपना नाम बताती है मेरा नाम है आरुद फर्टिनेंट। क्या मैं बेकार हूँ इसीलिए मुझे वहाँ भेजा जा रहा है। लेडी फारामीना जो है आरुद को एकदम प्यार से समझाती है अगर वहाँ का लॉर्ड तुम्हारे लायक नहीं हो या तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें वहाँ से वापस लेकर आऊंगी। अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। उसके बाद लेडी फारामीना जो सबसे बोलने लगती है मैं इस गाँव और हमारे राज्य में एक अलायंस बनाना चाहता हूँ वो भी इक्वल टर्म में और वहाँ की जो नाइट है वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी सुरक्षा में यहाँ पर हमेशा रहेंगे। उसको तो वैन से पूछते हैं लॉर्ड वैन तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं और इसके लिए वैन जो वो हाँ कर देता है। बैल और रेंगो अपने बड़े अधिकारी को बुलाए थे जो ड्रैगन का खाल और बोन उसे खरीदने के लिए। ये दोनों अधिकारी वही हैं और ये मनी मन सोच रहे थे ये तो नकली नहीं रहा असली होगा। वैन उनसे पूछता है तो इस ड्रैगन की कीमत कितनी मिल जाएगी। उसके दोनों भाई बोलते हैं 100 प्लेटिनम तो आपको मिल ही जाएंगे। ये सुनकर वैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वैन उनसे अगर पूछता है तो मुझे इसकी कीमत कितनी मिल जाएगी। उसके बाद वो दोनों भाई आपस में बोलने लगते हैं ये तो आप मैरी चैम्बर्स के ऊपर छोड़ सकते हो आपको अच्छी खासी कीमत तो दिला ही देंगे हम इसके 60 प्लेटिनम दे सकते हैं। ये तो बहुत कम बता रहे हैं। वैन उनसे बोलता है मैं बेल और रेंगो से पूछ कर आता हूँ लेकिन वो दोनों भाई मना करने लगते हैं और बोलते हैं वो दोनों तो अभी नए नया है न सूखे हैं वो उनको ज्यादा पता नहीं होगा। वो दोनों तो इसकी कीमत 7 प्लेटिनम बता रहे हैं लेकिन तुम लोग तो 100 बता रहे थे। ये सुनकर वो दोनों भाई
काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं वो आपको कम दाम बता रहे हैं, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 100 प्लेटिनम से भी ज्यादा होगी। और वो जो अधिकारी आते हैं भाई वो उनसे मना करने लगते हैं उसे बताने के लिए, और वो बोलते हैं अभी इनको पता नहीं है और बहुत दूर दराज में है, तो दूसरा जो अधिकारी है वो लोग इसे खरीदने के लिए आएंगे नहीं, तो ये हमें कम दाम में दे देगा और उस बच्चे को बताना मत। लेकिन वैन उन सबकी बातें सुन रहा था। बेल और रेंगो बोलने लगते हैं हम लॉर्ड वैन को उनकी अच्छी खासी कीमत दिलाएंगे। ये सुनकर वो दोनों अधिकारी बोलते हैं हम इसे जाकर प्रेसिडेंट को बताएंगे और वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। ये सब बोलकर वो दोनों अधिकारी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वैन उनसे पूछता है तो अब तुम्हें मैरी ऑफ चेम्बर से लोग निकाल देंगे? दोनों भाई हाँ में जवाब देते हैं। उसके बाद वैन उनसे पूछता है तो तुम लोग अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? ये सुनकर वो दोनों भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं हमें कंपनी खोलने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले मर्चेंट गिल्ड की रजिस्टर्ड फीस देनी पड़ेगी, दूसरी जो है वो फिजिकल स्टोर होना चाहिए और तीसरा जो है ऊंची पोस्ट वाले का सिफारिश चाहिए। पहला और दूसरा तो हो जाएगा लेकिन तीसरा थोड़ा मुश्किल है। आगे वह लेडी फारामिना के पास आ जाता है और उनसे पूछता है क्या आप सिफारिश में मदद करेंगी? लेकिन वो तुरंत ही हाँ बोल देती है और ये सुनकर भाई वैन को काफी झटका लगता है क्योंकि उसने एक बार में हाँ बोल दिया था। वैन उनसे पूछता है तो क्या आपको सिफारिश करने में दिक्कत नहीं होगी? आगे लेडी फारामिना जो बताने लगती है मैं एक नोबल हूँ तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी और ना ही मेरे पास कोई टेरिटरी है और ना ही मेरे पास खुद का कोई नाइट है। वैन उनसे बोलता है जो हमने फॉरेस्ट ड्रैगन को मारा है उसका क्रेडिट आप पूरा का पूरा ले लो, ऐसे में आपका रुतबा भी बढ़ जाएगा। इसके लिए वैन को मना कर देती है और बोलती है तुम्हें एक बैरन बन जाना चाहिए और बैरन का एक टाइटल ले लेना चाहिए। टाइटल लेने के बाद मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जो लेडी फारामिना बोलती है इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अगर सामने से कोई तुम्हें अप्रोच कर रहा है भाई तुम उसे मार दो, जला दो, उसे बहुत अच्छा सबक सिखा दो। इनकी बात सुनकर वैन को भाई वो काफी डरावनी लग रही थी, बिल्कुल एक मैजिक बीस्ट जैसी। वैन उनसे बोलता है बस मुझे खा मत लेना। उसके बाद लेडी फारामिना जो है बोलती है अभी मैं 5 साल तुम्हें नहीं खाऊंगी। वैन रेंगो और बेल को बताता है जो लेडी फारामिना है वो तुम्हारी सिफारिश के लिए मान गई है। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहीं पर भाई एक आदमी आकर उन्हें बताता है जो गाड़ी यहाँ पर थी उसे वो दोनों अधिकारी लेकर चले गए हैं। ये सुनकर वो दोनों को भाई गुस्सा तो आता है लेकिन वहीं पर वैन उनसे बोलता है तो मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी बना दूंगा। और लेडी फारामिना जो हो बोलती है तुम मेरा घोड़ा ले सकते हो, वो काफी स्ट्रांग है और उसका स्टैमिना भी काफी अच्छा है। अब आगे इन दोनों नल्ले अधिकारी पर आते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और भाई उनका घोड़ा गाड़ी भी लेकर आ गए थे। दोनों भाई के बारे में बात कर रहे थे, जो प्रेसिडेंट है उनको बताएंगे और उसे दोनों को निकाल देगा। इन दोनों को पीछे से बहुत साउंड आने लगता है तो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं लेकिन वहीं पर जो लेडी फारामिना साइड से गुजरती है और दोनों भाई उसके साथ ही थे और ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये दोनों भाई विस्काउंट को कैसे जानते हैं? तो इसका मतलब ये अपनी नई कंपनी खोलेंगे। लेडी फारामिना जो है वो किंगडम ऑफ स्क्वेरो में आ जाती है और वहीं किंग के सामने बैठी हुई थी और इस किंग का नाम है दिनो। दिनो लेडी फारामिना से बोलता है मुझे पता था तुम अपने प्रमोशन के लिए जरूर आओगी। लेडी फारामिना बोलती है मैं यहाँ किसी की सिफारिश करने आई हूँ। किंग बोलता है अगर तुम किसी की सिफारिश कर रहे हो तो उसने काफी बड़े काम किए होंगे। मैं एक पिछड़े गांव के लॉर्ड की बात कर रहा हूँ जिसने एक फॉरेस्ट ड्रैगन को हराया है। ये सुनकर वहाँ के सैनिक हैं भाई वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग आपस में बोलने लगते हैं नामुमकिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वहाँ के किंग है वो बोलने लगते हैं भाई ये तो तुम बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो। लेडी फारामिना बताती है मैंने उसे मारने में मदद की है बस उसे रोकने के लिए, बाकी वहाँ के नाइट हैं जो एडवेंचर है उन सब ने मिलकर मारा है। और ये वही गाँव है जिसने अपने गाँव के चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है और उसके आगे पानी है। क्या सच में कोई पिछड़ा गाँव ये कर सकता है? और लेडी फारामिना उनसे बोलती है मैं इसका सबूत लाई हूँ और वो भाई वहाँ से पर्दा निकालती है और उसका दांत दिखाती है। आगे हम लोग टाउन में देखते हैं जो लेडी फारामिना है उन सबको बताने लगती है जो वैन ऑफर्ड है उसे एक विस्काउंट बनाया जाता है। मन में बोलती है बच्चे अब इसके आगे देखना क्या क्या होता है। लेडी फारामिना के जाने के बाद ये लोग घर को रीबिल्ड करते हैं और भाई इसे कुछ स्टाइलिश ही बना देते हैं और वहीं पर 2 टावर बना देते हैं जो कि वहां से देखने में आसानी होगा और ये टाउन का पहचान होगा। इस टाउन का नाम वैन टाउन रखते हैं। आगे हम लोग कुछ लोगों को टाउन में देखते हैं जो कि भाई यहाँ पर स्पाडा और वैन खड़े हुए हैं और उनसे पूछते हैं तुम लोग कहाँ से आए हो। उनकी हालत काफी बुरी हो चुकी है और वो लोग बताने लगते हैं हम लोग दूसरे गाँव से आए हैं। यहाँ पर तो सीतो गाँव था ना लेकिन ये पूरा चेंज लग रहा है। वहीं पर स्पाडा बताता है यहाँ रहने वालों को सीतो बोलते थे और वहीं से उस गांव का नाम सीतो गांव पड़ गया। इस गांव का नाम भी था। तुम सब में बच्चे बूढ़े और औरतें दिख रहे, यहाँ के जवान लोग कहाँ हैं? वो बूढ़ा आदमी बताने लगता है
काउंट फर्टिनेंट के राजा जो है उन सबको नौजवानों को बुला लिया है लड़ाई की तैयारी करने के लिए। वैन उन सबसे बोलता है मैं तुम्हें खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह दूंगा, तो तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो। वैन उनसे पूछता है तुम लोग कितने लोग हो? वो बताता है 200 लोग हैं। मैं तुम सभी का रहने और खाने का व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम लोग अपने साथी को ला लो। अगर गाड़ी घोड़ा लग रहा है तुम लोग ले जा सकते हो। लेकिन वो मना कर देता है, हम लोग ऐसे ही आ जाएंगे। सारा अर्थों से बोलता है लॉर्ड वैन काफी अच्छे हैं, जो 300 लोगों को एक साथ रखने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके साथ जो लेडी है उनसे बोलती है तुम लोग इधर उधर मत जाना, तुम लोग की वजह से वो ड्रैगन भी आ गया था। उनके साथ जो लेडी चल रही थी भीड़ में, वो बोलती है हम लोग इस गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, वो गांव कितना ही अच्छा होगा। और वहीं पर आर्थो बोलता है वो गांव स्वर्ग से कम नहीं है। उन सभी के स्वागत में वैन और बाकी सब खड़े हुए थे और वो लोग गांव में पहुंच जाते हैं। वैन उन सबसे आकर बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा थक गए हो चलकर, तो पहले खाना खा ले। और वो सभी खाना खाने चले जाते हैं। खाते खाते एकदम से रोने लगते हैं, क्योंकि इतना अच्छा खाना उन्हें बहुत बात खाया है। खाना खाने के बाद सभी वैन के पास आ जाते हैं काम के लिए, क्योंकि भाई उनके रहने खाने के लिए तो इंतजाम हो गया, लेकिन उसे पैसे चाहिए गुजारा करने के लिए। और ये सामने वाला बंदा बोलता है मुझे तो खेती करना आता है और मैं वही काम बस कर सकता हूँ। उसके बाद वैन उन सबसे बोलता है जिसको जिस काम में माहिर है उनको वैसा ही काम मिलेगा और उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। वहीं पर जो गांव के पहले मुखिया थे वो आ जाते हैं और बोलने लगते हैं वैन के आने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम लोग अपनी जिंदगी खुशी से जियो। वैन और स्पार्टा दोनों आपस में बात कर रहे थे। वहीं पर आर्थर उसकी टीम आ जाती है और बताने लगती है कि उन्हें जो डंजन है वो मिल चुका है। फिर स्पार्टा बोलता है अभी इस खबर को हम लोग छुपा नहीं सकते हैं, तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। वैन उनसे बोलता है अब डंजन मिल गया तो उसमें कर भी कह सकते हैं, और मुझे ये बताओ क्या इस डंजन को सारा ने खोजा है? ये सुनकर जो सारा भाई वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, आपको कैसे पता चला? वैन उनसे आगे बोलता है जो यहाँ पर रुकेगा उसे एक गोल्ड पेन मिलेगा। और ये सुनकर आर्थर है वो रुक जाता है और उसके साथ वो लेडी है वो भी रुक जाती है। ये दोनों यहीं पर रुक जाती है। उसके बाद जो सारा है उसे जाना पड़ेगा रिपोर्ट देने के लिए, और वो दोनों बाय करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर वैन जो उसे एक हथियार देता है जो कि एक मित्र से बना हुआ छोटा सा चाकू होता है, और उसे देखकर जो आर्थर और वो लेडी है वो दोनों काफी शौक हो जाती है। फिर वो आर्थर और लेडी बोलने लगती है मुझे जाना चाहिए रिपोर्ट देने के लिए। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वहीं पर जो सारा अपना मोटू है वो वहां से चला जाता है। और वो भाई चाकू लेकर बहुत ज्यादा खुश था, और सामने वो देखता है कि वहां पर गाड़ी पलटी हुई है और 3 और खड़े हुए हैं। तीनों और को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि भाई उसे हथियार यूज करने का मौका मिलेगा। एक एक करके वो तीनों ऑर्ग से लड़ने लगता है और एक एक करके सबको हरा भी देता है। और वहीं पर जो तीसरा ऑर्ग है भाई उसे दो हिस्सों में ही बांट देता है। उन तीनों को हराकर वो काफी खुश लग रहा था। पीछे जो बग्गी पड़ी से उससे एक लड़की निकलती है और वो अपना इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है मेरा नाम फेमेरिया है। अरे मुझे नहीं लगा था कि बग्गी में कोई इंसान होगा, लेकिन आप तो वहीं पर थी। लड़की बोलती है आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपका तो काफी नाम होगा जो आपने मुझे बचाया है, आप तो मेरे लिए एक हीरो हो। उसके बाद सारा बताता है नहीं मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मेरा नाम सारा है। आगे वो सारा से बोलती है तो मैं यहाँ से चलते हूँ, मुझे टाउन जाना है। लेकिन वहीं पर सारा उसे बताता है हाँ मैं भी टाउन की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? थोड़ा बहुत हिचकिचाने के बाद वो सारा के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। आगे सारा वैन के बारे में बताने लगता है कि हमारे लॉर्ड काफी अच्छे हैं, काफी दयालु हैं और वो गांव काफी अच्छा है। वैन और स्पार्टा आपस में बात कर रहे थे और वहीं पर वैन उनसे बोलता है हमें इस गांव के आगे एक टाउन बनाना पड़ेगा उन एडवेंचरों के लिए। टाउन बनाने में डी और उसके साथी उनकी काफी मदद कर रहे हैं मटेरियल लाने के लिए। उन सबको देखते हुए वैन जो है मन ही मन बोलता है इन नए लोग को हमें टीम में ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि सारा नाइट टीम है। और उन सबसे यही बात कर रहा था, लेकिन वहाँ का जो एक लड़का है बोलने लगता है हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही स्पार्टा टीम में ज्वाइन कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा दिया है। ये सुनकर जो वैन है काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कमाजीन वैन को बताता है सारा जो है रिपोर्ट कर वापस आ गए, और हम लोग वही सारा पर आते हैं। भाई वो सारा और वो लड़की दोनों आए हुए थे, और इस लड़की को पता चलता है कि वैन ही लॉर्ड है, तो उसके सामने थोड़ा सा बो करती है और अपना नाम बताती है मेरा नाम फेमेरिया है। वैन उनसे पूछता है तो तुमने रिपोर्ट कर दिया? हाँ लॉर्ड वैन, आपने जो काम दिया था मैंने उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ये लड़की बताती है वो जा रही थी तो उनपे 3 और ने हमला कर दिया था, तो सारा ने उसे बचाया था। फिर सारा बोलता है मैंने कुछ खास नहीं किया है। वो लड़की बोलती है आपने मेरी जान बचाई है तो आप मेरे लिए हीरो जैसे हो। उन दोनों को देखकर वैन मन ही मन बोलता है मुझे सब समझ आ रहा है बेटा, क्या कर रहे हो तुम लोग?
कुछ लोग बहुत तेजी से वैन की तरफ आ रहे हैं और वैन बोलता है क्या हम लोग पे अटैक हो रहा है, लेकिन वहीं पर जो जार उसे बोलता है मैंने टाउन पे रिपोर्ट दी है तो एडवेंचर लोग आ रहे होंगे। क्या ये लोग एडवेंचर है? जो कि भाई डाकू और गुंडे की तरह दिख रहे थे, और ये देखकर वैन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो एडवेंचरर आके बोलते हैं वैन से, बच्चे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर खेलो मत, कोई बीस्ट आकर तुम पर अटैक कर देगा। ये लोग गुंडे की तरह दिखते हैं और ये तो हमारी सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं। फिर सारा उन्हें बताता है इनकी शक्ल बस ऐसी है, बाकी ये लोग अच्छे इंसान हैं। आगे एडवेंचरर बोलते हैं यहाँ पर तो एक गांव था ना, वो कहाँ गया, और ये बड़ी बड़ी दीवारें ये किसने बना दी। आगे वैन उन्हें बताता है ये दीवारें मैंने बनी है और वो गांव इस गेट के अंदर है। भाई ये सुनकर उनको भरोसा तो होता नहीं है। फिर वैन क्या करता है, उन्हें बोलता है चलो यहाँ पर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और वहां पर भाई वो एक ग्रिल का कुछ बना देता है। वैन का मैजिक देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं भाई क्या तुम यहाँ के लॉर्ड हो, तुम तो इतने छोटे हो, यहाँ के लॉर्ड लगते नहीं हो। ये बात सुनकर डी का वहीं पर आता है काफी गुस्सा हो जाता है, तुम लोगों ने लॉर्ड वैन को बच्चा कैसे बोला। अबे कोई डी को समझा भाई, वैन क्या अभी क्या साला वो जवान लग रहा है तुमको, 8 साल का बच्चा है वो। डी उन सभी पर तुरंत अटैक कर देता है और उन्हें हरा देता है और बहुत अच्छे से कूट भी देता है। आगे वैन और आर्थो और उसकी टीम वो सभी आपस में बात करते हैं। वैन से पूछता है तो तुम लोग फाइनली डंजन से आ गए। वो लोग बात कर ही रहे थे, वहीं पर सारा और वो लड़की आ जाती है और भाई उन्हें ऐसे देखकर जो आर्थो और उसकी टीम वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वैन उनसे बोलता है क्या तुम दोनों अभी यहीं पर रहने वाले हो, तो चलो तुम दोनों के लिए एक मैं घर बना देता हूँ। और ये सुनकर जो आर्थो भाई सारा और उस लड़की को देखकर वो भाई काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। भाई आर्थो तो टेंशन मत ले भाई, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ। ग्रीन हेयर वाली लेडी है वो वैन से बोलती है हम लोग डंजन पे गए थे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, हम लोग वहां पर जाकर सिर्फ छोटा सा टेंट बना पाए हैं। ये सुनकर वैन को थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगता है, उसे लगता है ये लोग तो मुझसे कुछ चाह रहे हैं। उसके बाद लेडी बोलती है तो आप हमारे लिए वहां रहने का थोड़ा सा बंदोबस्त कर देते। फिर आगे वैन बोलता है मुझे लगा ही था। वैन अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर जाना तो चाहता नहीं था, वो बहाना बनाने लगता है। आगे वैन बोलता है मुझे कमासिन और टील को भी साथ में ले जाना पड़ेगा और कुछ बॉडीगार्ड चाहिए होंगे, और इस पार्डा और डी की यहाँ पे बहुत जरूरत है तो उसे हम ले जा नहीं पाएंगे। वैन को लग रहा था ये सुनकर वो लेडी जो है मना कर देगी, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है, लेडी तुरंत इसके लिए हाँ कर देती है। ये सुनकर वैन के तोते उड़ जाते हैं। फिर वो सभी आ जाते हैं, उनके साथ कमासिन भी था और कमासिन बोलता है लॉर्ड वैन आपने मेरा नाम क्यों ले लिया। वैन की शकल देखो, अब वो ये भी नहीं बोल सकता कि वो कमासिन का नाम लेके बहाना मार रहा था। वो लोग डंजन के पास पहुंच ही गए थे, वहीं पर एक जॉइंट मॉन्स्टर आ जाता है, उन सभी को जो एडवेंचर वो सभी मिलकर हरा देते हैं। उस मॉन्स्टर को हराकर एडवेंचर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग आगे निकल जाते हैं। वैन खिड़की के बाहर इधर उधर देख ही रहा था कि भाई वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गाड़ी ही रुकवा देता है। वैन उनको देख के बोलता है सब के सब अभी के अभी उतरो। आगे हम लोग एक एडवेंचरर को देखते हैं जो कि भाई उछल कूद कर रहा था, वो पहाड़ ऐसा लग रहा था कि पहाड़ के ऊपर है, लेकिन वो भाई काय के बीचों बीच है और बीच में क्या बस एक लकड़ी है और वहां से गिर गया तो डायरेक्ट खत्म है। सारा वैन से बोलता है ये इस लकड़ी में क्या दिक्कत है, लकड़ी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनकर वैन जो है काफी ज्यादा अनॉय हो जाता है और बोलता है अबे ढक्कन ये 2 लकड़ी रखकर तुम लोग कैसे ब्रिज समझते हो। वैन की बात सुनकर सारा जो है लकड़ी पर चढ़ जाता है और डांस करने लगता है। फिर वहीं पर वैन उनसे बोलता है अगर लकड़ी को मैंने लात मार दी तो क्या, ऐसा मत करना मैं तो मर ही जाऊंगा। आगे वैन उन सभी से बोलता है ये खाई काफी गहरी है, अगर वहां से तुम में से कोई गिरा तो वो मर ही जाएगा। आगे वैन उन सभी से बोलता है सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी खुद की सुरक्षा। वो लोग बोलते हैं ठीक है सर। वो लोग आगे बोलते हैं भाई चलना, ये सब कौन देखता रहेगा। आगे वैन उन सभी से बोलता है सबसे पहले अपने आसपास देख लो और उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाओ। और ये दूसरे की बस की बात तो नहीं भाई, ये तो वैन ही कर सकता है। उसके बाद ब्रिज को चेक करो वो मजबूत है कि नहीं। वो सभी डंजन के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और वहां पर जगह थोड़ी कम थी, तो वैन उन सबसे पूछता है तो हमें क्या बनाना चाहिए। पहला बोलता है कसिनो, दूसरा बोलता है बार और तीसरा बोलता है अम्यूजमेंट पार्क। वैन भी सोच रहा होगा साला मैं किसको भी उठा कर ला लिया हूँ, ये लोग खुद का धंधा खोलने या फिर डंजन एक्सप्लोर करने आए हैं। वैन उन सभी का आइडिया रिजेक्ट कर देता है और जो एंट्रेंस है वो उस पर लोहे का गेट लगा देता है ताकि जो अंदर का जो बीस्ट है वो बाहर ना आ सके। उसके बाद उस सभी के रहने के लिए घर अबे साला वो पूरा होटल ही बना दिया है। लगता है मुझे खुद का घर बनाने के लिए वैन को ही बुलाना पड़ेगा। वैन को बोलूंगा वैन थोड़ा सा इधर घर बना दे, वो ऐसे बजाएगा चुटकी अरे घर बन गया। सबसे नीचे बनाया है रेस्ट एरिया और उसके बाद जो है कैंटीन में खाना खाने के लिए, और थर्ड है उनके सोने के लिए। काम करते हुए उनको टाइम को पता नहीं चलता है तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और इस पाड़ा ने उनसे वहाँ नाइट होने से पहले बुलाया था।
वैन उन सभी से बोलता है हमें जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो स्पाइडर हम पे गुस्सा करेगा। तो क्या हमारी वजह से लॉर्ड वैन को डांट पड़ेगी? वो लोग वैन का बात सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, तो वैन को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। वहीं पर आरू को एक चमकता हुआ कुछ चीज दिखाई देता है, तो लोग पास आकर सभी देखने लगते हैं। अरे ये तो मिथरिल है। वैन को इनकम के लिए एक और सोर्स मिल जाता है। मिथरिल के देखने के बाद वो सभी घर आ जाते हैं और घर के सामने कौन खड़ा है? स्पाडा। स्पाडा आगे बोलता है लॉर्ड वैन, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर गया था। उसका तो टील से बोलता है टील तुम मेरे साथ चलो। वो भाई कुछ बोलती नहीं तो कमासिन से बोलता कमासिन तुम मेरे साथ चलो। नहीं मैं नहीं जा सकता। स्पाडा काफी गुस्से में लग रहा है। उसके बाद वो आरू से बोलता है, लेकिन आरू बोलती है मैं क्या बोलूंगी? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद वो आर्थो से बोलता है आर्थो तुम मेरे साथ चलो, और वो आर्थो जो है वो उसके लिए मान भी जाता है। आर्थो इस पहाड़ा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है ये सब हमारी गलती, हमारी वजह से लॉर्ड वैन को इतना देर हुआ। ये सुनकर भाई वैन काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन वहीं पर इस पहाड़ा वैन को पकड़कर उसे घसीटते हुए लेकर चला जाता है। आरुद और वैन यूं टाउन में ठहर रहे थे, तो वैन उनसे पूछता है आप अपने घर नहीं जाना चाहती हो तो क्या आप इस टाउन में रुकना चाहोगे? क्या मैं? आगे वैन बोलता है शादी करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही रह सकते हैं। लेकिन आरुद बोलती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आरुद की बात सुनकर वैन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है क्या मैं ना सुनने की एक्टिंग करूँ? उसके बाद आरुद जो है वो हाँ बोलती है। आगे आरुद बोलती है लॉर्ड वैन क्या आप मुस्कुरा रहे हैं या फिर ये मेरा वहम है? उसके बाद वैन उसे आगे बोलता है हाँ ये आपका वहम है। आगे हम लोग टाउन में देखते हैं बेल और रेंगो जो है वो वापस आ चुके हैं और वो भाई वैन से पूछता है लेडी फारामेना नहीं आई है? फिर वो लोग बताते हैं वो अभी किंग ऑफ ईस्टोरिया में है। बेल और रेंगो ने जैसे बात की थी पैसे की 130 प्लेटिनम उसे वो दे देता है और आगे वैन है टील को दे देती है। टील काफी ज्यादा डरने लगती है क्योंकि भाई उसने पहली बार 130 प्लेटिनम पकड़े थे। वैन बेल और रेंगो से सामान मंगाता है जो कि टाउन से आते हुए ला लेना, और वो कुछ और नहीं भाई एक क्रॉसबो होता है जो एक साथ 10 बार फायर कर सकता है। वैन 130 प्लेटिनम सिक्के से खुश नहीं हुआ, वो एक क्रॉसबो से खुश हो जाता है। क्रॉसबो को लेकर तीनों महल में आ जाते हैं। फिर वो भाई क्रॉसबो को चेक कर रहा था और नया क्रॉसबो बना देता है, लेकिन वो फायर नहीं हो रहा था। तो वहीं पर जो आरू था बोलने लगती है लॉर्ड वैन क्या आप भी गलतियां करते हैं? हाँ मैं तो हमेशा गलतियां ही करता रहता हूँ, बस मुझे मैजिक ही करना तो आता है। आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आप पढ़ाई के साथ साथ तलवारबाजी भी सीख रहे हो। अगर आप भी यही चाहते तो मैं आपको एक डीमन बटलर और एक मॉन्स्टर नाइट से मिलवा देता हूँ। ये सुनकर आरुद जो है वो हंसने लगती है। वैन आगे आरुद से पूछता है तो आपके पास कौन सा एप्टीट्यूड मैजिक है? ये सुनकर तो वो सदमे में ही चली जाती है। वहीं पर टील आकर आरुद से बोलती है आपको कोई जबरदस्ती आप नहीं बताना चाहती हैं तो आप मना कर सकते हैं। आरुद उनसे थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं मेरे पास मैरियनेट मैजिक है जो कि भाई डॉल को कंट्रोल करना होता है। और ये सुनकर वो दोनों थोड़े से हैरान हो जाते हैं। वैन उनसे आगे बोलता है अरे ये मैजिक तो बहुत कम लोगों के पास होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। फिर उसके लिए एक डॉल बना देता है। वैन आगे आरू से बोलता है क्या आप अपना मैजिक यूज कर सकते हैं? उसके बाद आरू तो अपना मैजिक यूज करती है, फिर उसे थोड़ा बहुत डांस कराती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये मैजिक तो सच में कमाल का है, हम इससे कुछ मजेदार चीजें भी कर सकते हैं। आगे टील की भी बत्ती जलती है और बोलती है हाँ इस मैजिक से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग गाँव वालों को इसका शो भी दिखा सकते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। आगे वैन उसे बोलता था चलो आपने जो मिथिल ढूंढा था हम उसे एक डॉल बनाते हैं। अब काफी अंधेरा हो चुका था, सो जो है वैन के महल के जस्ट आगे में रखे थे और गांव वाले सभी इकट्ठा हो चुके हैं। वहीं पर गांव वाले हो गए, आर्था हो गया, एडवेंचर हो गया, सभी के सभी इकट्ठा हो चुके हैं और वहीं सो का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वैन आकर उन सभी को शांत करता है और बोलता है आज आरुद अपना मैजिक दिखाने वाली है। स्पॉटलाइट है वो आरुद के ऊपर शिफ्ट करते हैं। फिर देखते हैं आरुद जो थोड़ा सा घबरा रही है अपना मैजिक यूज करने लगती है। और जो मिथिल का डॉल बना था भाई वो यही डॉल है। डॉल तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वहीं पर जो गांव वाले हैं भाई उनमें से कुछ लोग बोलने लगते हैं ये तो वही मैजिक है ना जिसे नोबल को मारने में यूज करते हैं, इसे क्रिमिनल का मैजिक भी बोलते हैं। इन सभी की बातें सुनकर आरुद को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन वैन जो भाई लगातार उसे चीयर करने लगता है और वहीं पर आरुद का शक्ल देखो थोड़ा सा अजीब सा हो गया है और वो भाई अपना पुराना जो है वैन के साथ बिताए हुए पल उसे सोचने लगती है। वैन के साथ बिताए हुए सारे पल को याद कर फाइनली वो अपना मैजिक यूज करने लगती है और आगे उस डॉल को एकदम परफेक्शन से डांस कराने लगती है। और ऐसा मैजिक गाँव वालों ने कभी नहीं देखा था, तो इसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक जने हैरान नहीं होते, सबके सब हैरान हो जाते हैं। आर्थो हो गया, गांव वाले हो गए और ये वैन, और उस पर जो टील हो तो रोने ही लगते हैं। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वहीं पर आरुद रोते हुए वैन के गले लग जाती है। कमासिन उन सभी को बताता है कि किंगडम ऑफ स्केरे से कुछ लोग आए हुए हैं। वहीं पर स्पाइडर और वैन भी था और जो वहाँ उनके साथ आई थी वो कोई और नहीं
लेडी फारामीना थी। लेडी फारामीना जब वैन से बोलती तो बच्चे तुमने क्या मुझे याद किया? हाँ मैंने थोड़ा तो याद किया। उस पर लेडी फारामीना बोलती है मुझे तो थोड़े ज्यादा की उम्मीद थी। आरुद लेडी फारामीना से बोलती है तो आप कैसी है और अब लौट आई? उसे ऐसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है बच्चे तुमने इस लड़की के साथ क्या किया है? कौन सा मैजिक यूज किया? मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस उनके मैजिक के बारे में अच्छी बातें बताई हैं। आगे लेडी फारामीना जो है बोलती है तो बच्चे अपने घुटनों के नीचे बैठो, किंग आए हुए हैं। क्या कहा? किंग? किंग उनसे अपना सिर ऊपर करने के बोलता है। उसके बाद अपना नाम बताता है, मेरा नाम है दीनो। वैन उन सबको टावर में ले आता है। उसके बाद अपनी चीजें दिखाने लगता है। सबसे पहले घर, उसके बाद बाउंड्री, फिर आगे गेट और जो बाउंड्री के आगे जो पानी है उसे बताता है। आगे वो अपने बैरिस्टा के बारे में बताता है। आगे जो किंग का सलाहकार है वो बोलने लगता है इसे बनाने में तो बहुत मेहनत लगा और बहुत टाइम लगा होगा, इसकी रेंज काफी तो कमी हो गई। वैन का मशीन का ऑर्डर देता है एक बैरिस्टा को टेस्ट करने के लिए और एक साथ दो फायर होता है और ब्लास्ट भाई वो तो काफी खतरनाक होता है। इसे देखकर वो किंग और उसके सलाहकार वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस बैरिस्टा की रेंज तो बहुत ज्यादा है और उसका ब्लास्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास ऐसा बैरिस्टा है और इसे किसने बनाया? वैन से बोलता है हाँ इसको मैंने ही बनाया है। उनको तो भरोसा हो ही नहीं था। फिर आगे पूछता है टाउन को बनाने में कितना साल लगा? 8 साल 10 साल। इसे बनाने में मुझे 4 महीने लगे हैं। क्या इस टाउन को तुमने बनाया है? तो सामने जो बाउंड्री दिख रही है उसे किसने बनाया? उसे भी मैंने ही बनाया है। जो सामने में गेट है उसे किसने बनाया है? वैन उसे बोलता है उसे भी मैंने ही बनाया है। वैन की बातें सुनकर किंग और उसके सलाहकार दोनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद लेडी फारामीना उनसे बोलती है आपको भरोसा नहीं हो, चलो कुछ डेमो ही देख लेते हैं। उसके वैन उनसे बोलता है चलो झील के पीछे चलते हैं। सभी झील के साइड जा ही रहे थे तो और किंग और वो उसका सलाहकार वो दोनों पूछते हैं ये लोग कौन है? फिर आगे वैन उसे बताता है ये लोग वही एडवेंचर है जो लोग यहाँ डंजन एक्सप्लोर करने आए थे। उन लोगों को ऐसे देखकर किंग और उसके भाई सलाहकार वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसका वो पूछता है तो ये लोग आपसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तो वैन उसे बताता है तो हम लोग दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। ये सुनकर फिर से हैरान हो जाते हैं। फाइनली लोग झील के पास आ जाते हैं और वहाँ कौन थे? अब कल्लू। अब इसे देखकर भी वो तो सदमे में ही चले जाएंगे। वहीं पर आ जाता है लारा वेस्टर। बोलता है दामाद जी आप कैसे हो? और वहीं पर वैन उनसे बोलता है मैं आपका दामाद नहीं हूँ। उनको ऐसे बात करके देख भाई वो ज्यादा क्या बोलूं इसके भाई, ये लोग हार्ट अटैक से ही ना मर जाएं। ये लोग तो अब कल्लू है ना जो कि बहुत ज्यादा रेयर देखने को मिलता है। ये लोग इतनी आजादी के साथ ऐसे खुले में घूम रहे हैं। आगे स्पार्टा झील के पीछे आ जाता है और अपना मैजिक यूज करके मिट्टी ऊपर करने लगता है। लेकिन वो अपना जो वैन है भाई वो फाइनल टच देने के लिए अपना मैजिक यूज करता है। पूरा झील के आसपास बहुत बड़ी बाउंड्री खड़ा कर देता है और इसे देखकर राजा और उसके सलाहकार वो फिर से हैरान हो जाते हैं। भाई मुझे लग रहा है ये लोग हार्ट अटैक से ही मरेंगे। आगे लारा बेस्टा वैन से पूछता है तो ये लोग कौन है? फिर वैन उसे बताता है ये लोग लॉर्ड हैं, एक गांव के नहीं बहुत सारे गांव के लॉर्ड हैं। आगे लारा बेस्टा अपना परिचय देता है, मेरा नाम लारा बेस्टा है, मैं कल्लू का किंग हूँ। वहीं पर किंग दोनों जो बोलने लगता है मैं यहाँ जमीन पर इन सब का किंग हूँ। उसके बाद लारा बेस्टा बोलता है आप किंग हो तो मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। उसके बाद उसका एक आदमी उसे देता है और इस चीज को देखकर वो भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या इतनी रेयर चीजें इन्होंने ऐसे ही दे दी? ऐसी चीजें तो बहुत ज्यादा रेयर है, ये तो देखने को भी नहीं मिलती है। ये मैजिक स्टोन ही बहुत ज्यादा रेयर है, अगर इससे तलवार बन गई तो उसके बाद राजा बोलता है वो तो एक नेशनल ट्रेजर बन जाएगा। वो दोनों बात कर ही रहते कि वैन वहाँ पर तलवार बना देता है और उसे देखकर वह थोड़ा हैरान होने लगते हैं। लेकिन वैन उसे छुपाने लगता है, भाई तो सालों के टकले से दिख रहा है। दिनों वैन से बोलता है क्या तुम तलवार ही बना सकते? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे बोला था ना तुम बात नहीं छुपाओगे। आगे वैन मनी में सोचता है अब तो मैंने तलवार ही बना डाली, अब तो झूठ भी नहीं बोल सकता। उसके बाद वो बोलता है हाँ मैं तलवार बना सकता हूँ। आगे डिनो उनसे पूछता है तो तलवार के बदले तुम्हें क्या चाहिए? वैन उनसे बोलता है मैं यहाँ टाउन में रहना चाहता हूँ, आपकी मर्जी के बिना मुझे टाउन से कोई न ले जा पाए। मैं तो तुम्हें अपने टाउन में ले जाना चाहता था और तुम्हें साथ ही साथ एक अच्छी पोस्ट देता ताकि मैं तुम्हारा मैजिक यूज कर सकूं। उसके बाद वैन उनसे बोलता है मैं अपने गांव वालों की रक्षा करना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ से चले गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा? ये बात तो ऊपर ऊपर की है, लेकिन वैन जो भाई अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता है। फिर वो सभी टाउन में आ जाते हैं और जो किंग है वो पूछता है तो क्या तुम मेरे साथ डंजन में चलोगे? लेकिन वैन उसे मना कर देता है, मुझे अभी यहाँ पर कुछ काम है। आगे का मासिन बोलता है लॉर्ड वैन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ड्रैगन आ गया है। वैन उन सभी को ऑर्डर देते हुए बोलता है सबके सब अपनी पोजीशन ले लो। और वहीं पर लेडी फारामीना है वो बोलते हैं बच्चे क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वहीं पर वैन बोलता है हाँ बिल्कुल। फाइनली हम लोग उस ड्रैगन को देख सकते हैं।
ये जो फॉरेस्ट ड्रैगन है वो आया था एलनीटा से, जो कि एक मेज कंट्रोल कर रहा था। जंगलों में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एलनीटा के नाइट है, और उनके साथ जो हरे बाल वाला लड़का है वो वहाँ का 8वां प्रिंस है। एलनीटा किंगडम और स्क्वाडा किंगडम में दोनों में बहुत पहले से मतभेद हो रहा है। एलनीटा किंगडम वाले जो वैन के गाँव है उन पर अटैक करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दराज का गाँव है तो बहुत जल्दी उसे कब्जे में ले लेंगे। लेकिन वहाँ का बाउंड्री की देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं ये फॉरेस्ट सिटी यहाँ कैसे बन गया। 8वां प्रिंस अपने सभी सैनिक से बोलता है पहले वो दरवाजे को तोड़ो। फिर वो तोड़ने के लिए चले जाते हैं भाई, लेकिन वो दरवाजा टूटता नहीं है। वैन उन सभी को ऊपर से देख रहा था। उसके बाद पूछता है क्या तुम लोग एलनीटा से हो। 8वां प्रिंस बोलता है तुम्हें कैसे पता हमें लोग एलनीटा से हैं? मुझे बस लगा था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। ओए बच्चे, क्या तुम यहाँ के लॉर्ड हो? तुम ये मत सोचना बच्चा है तो मैं छोड़ दूंगा। इतना बोलने के बाद वैन के गांव में वो वाई-1 से अटैक करवा देता है। फिर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन लेडी फारामना जब अटैक करने के लिए फुल मूड में थी और उन पर अटैक कर देती है, और कुछ गोले जैसा जाता है और वो फट जाता है। पानी गिरते है, वैसे पे उस पर पूरा हमला हो जाता है, जो वाई-1 है एक ही शॉट में खत्म। जिस चीज की बारिश हो रही थी वो सूरिकेन है। राजा और उनके सलाहकार बोलते हैं क्या यही तुम्हारा नया हथियार है? ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक वाई-1 को ऐसे ही मार दिया। राजा को वहाँ ऊपर खड़े देखकर ये 8वां प्रिंस वो भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है ये कहाँ यहाँ क्यों आ गया है। 8वां प्रिंस को पकड़ने के बाद लेडी फारामना उनसे पूछताछ करने आती है, लेकिन वो बताने से मना कर रहा था। और वहीं पर जो लेडी फारामना बोलती है सबसे पहले तुम्हारे नाखून निकालो या फिर आंख। ऐसे खुद को घूरते हुए देखकर 8वां प्रिंस की पूरी हालत खराब हो जाती है, और वो सच बता देता है। सबसे पहले वो वैन के गांव पर अटैक करते, सेकंड में स्क्वेरा किंगडम पर। आगे उन सबका मीटिंग बैठता है, और जो वहाँ का राजा वैन से बोलता है तो बैरन स्क्वेरा किंगडम की लड़ाई में हमारा साथ देना। वैन उनसे मना करने लगता है, लेकिन वही वह जो लेडी फारामना बोलती है हर नोबल की लड़ाई में साथ देना ही पड़ेगा। उसके बाद वैन चुनता है कि किसको किसको लड़ाई में लेके जाना है। स्पार्टा को छोड़ देता है और बाकी चारों को अपने साथ लेके जाता है। वहीं पर आर्थो आ जाता है और बोलता है हम लोग तो किसी की लड़ाई में साथ देते नहीं है, लेकिन हम लोग आपका बॉडीगार्ड बनकर जाना चाहेंगे। सारा वैन से बोलता है ये तो अपनी मर्जी ना, जाना नहीं जाना। वो मना करने लगता है, तो वैन उसे बोलता है जो लड़ाई में नहीं जाएगा उसे बारबेक्यू पार्टी नहीं मिलेगा। फिर क्या था, सारा हाँ बोल देता है। फिर डी और उसके साथी और कुछ गांव वाले और उन्हीं के साथ आर्थो और कुछ एडवेंचर वो सभी वैन के साथ आते हैं। वैन उन सभी से बोलता है लड़ाई में हम सभी बैक फुट पर रहेंगे। मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ तो मैं चाहता हूँ किसी को चोट ना लगे, कोई घायल ना हो। आगे वैन के डैड को देखते हैं, जो कि उसको पता चलता है स्क्वेरा किंगडम में अटैक होने वाला है। वहीं पर उनका बटलर उन्हें बताता है वैन को बैरन बना दिया है, और उन लोगों ने एक फॉरेस्ट ड्रैगन को भी हराया है। उसके डैड को भरोसा होता नहीं है। आगे हम लोग टाउन को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उन सभी पर वाई-1 अटैक कर देते हैं, जो कि वो संभाल नहीं पाते हैं। उन सभी के ऊपर एक एक मैच बैठे हुए थे, जो कि ऊपर से कुछ गिराते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उनमें से एक वाई-1 है जो सीधा जेल्पा पे अटैक करने लगता है, लेकिन जेल्पा देखता है कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं किसी और तरफ। वहाँ पर कौन थी, आरुत की डॉल, जो कि एक एक वाई-1 को गाजर मूली की तरह काटते हुए निकल रही थी। वहाँ के सैनिक इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये सिल्वर नाइट बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैन आरुत को बोलता है आप तो कमाल के हैं। आगे उन सभी से बोलता है बस कुछ लोग यहाँ पर रुको और बाकी मेरे साथ चलो। कमासिन और टील यहीं पर रुक जाती हैं आरुत की रक्षा करने के लिए। बाकी वैन के साथी वो सब एक एक करके अटैक करने लगते हैं, सबको मारने लगते हैं। उन सभी के साथ वो एडवेंचर भी हैं जो काफी गुंडे जैसे लगते हैं। एक वाई-1 उन सभी से बचकर वैन पे अटैक करने वाला था, लेकिन जो आरुत है अपने होने वाले पति को बचा लेती है। वैन उन सभी से बोलता है सबके सब पीछे हट जाओ और वापस आ जाओ। वैन की बात सुनकर उनके साथी जो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग मैच जीतने ही वाले थे। लेकिन वैन उसे वापस बुला लेता है और बोलता है मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था किसी को चोट ना लगे। वहीं दूसरी तरफ जेल्पा को देखते हैं, उसे समझ में नहीं आता इतने सारे वाई-1 को किसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अगर वो लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते तो उनके जो अभी सैनिक घायल हैं वो सबके सब मारे जाते, उनमें से कोई भी नहीं बच पाता। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, वहीं पर जो राजा दिनो है वो आ जाता है और उनसे पूछता है ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वहीं पर जो जेल्पा उसे बताता है जो वाई-1 है वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो वो लोग वहाँ चले गए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसे किसने अटैक किया अपनी तरफ। राजा दिनो उन्हें बताने लगते हैं ये पक्का बैरन वैन ने किया होगा, क्योंकि वही दूसरी तरफ से आ रहे थे। जेल्पा को भरोसा होता नहीं है, फिर वो बोलता है उसके पास तो एलिमेंट मैजिक ही नहीं है तो वो कैसे कर सकता है। लेकिन उनका जो सलाहकार है वो बोलता है तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब बैरन ने ही किया है। अब उसी बैरन के ऊपर आते हैं जो कि अपना वैन है। अपने सभी साथी के साथ मीटिंग कर रहा था तो लेडी आरुत है वो बोलती है लॉर्ड वैन मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा उस लड़ाई में ना जाए।
वैन आरू से बोलता है हम इस लड़ाई से बच नहीं सकते हैं, मुझे एक नया हथियार बनाना पड़ेगा जिसे लड़ाई में भेज देना ही काफी होगा। फाइनली वो एक ऐसा हथियार बना देता है। वैन और उसके साथी यूं टाउन में घूम रहे थे, लोग बोलते हैं इतने सैनिक यहाँ पर कर क्या रहे हैं। आगे वैन का डैड जो है पूरा सैनिक लेके वैन के सामने ही खड़ा था और वैन से बोलते हैं मैंने सुना तुम लोगों ने एक ड्रैगन को हराया है। वैन अपने डैड से बोलता है वो एक फॉरेस्ट ड्रैगन था, उसे मैंने अकेले नहीं हमने सब मिलकर हराया था। फिर आगे जेलबा बोलता है ये तो मेरे अकेले बस की बात भी नहीं है, मुझे अपना पूरा सैनिक की पावर लगेगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम अपने हथियारों से एक ड्रैगन को हरा दोगे। वहीं पर लेडी फारामीना जो है आ जाती है और बोलती है ओए बच्चे चलो तुम्हें किंग ने बुलाया है। लेडी फारामीना वैन से पूछती है क्या मुझे कुछ बोल्ट मिल सकते हैं। आप बोल्ट की बात करती हैं, मैंने तो एक नया हथियार भी बना लिया है, मैं आपका नया हथियार खरीदना चाहूंगी। वैन उनसे बोलता है अगली बार मैं आपके लिए बना दूंगा, लेकिन पैसों की बात तो बाद में देख लेंगे। इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर जेलपा जो है हैरान हो जाता है। आगे हम लोग किंग और बाकी सभी को देखते हैं जो कि यहाँ पर मीटिंग में बैठे हुए थे, उनके साथ वैन भी था और ये लाल वाला बंदा आरुत का डैड था। किंग उन सभी से पूछते हैं हम लोगों के ऊपर एलिटा वालों ने हमला कर दिया, उनके पास बहुत सारे वायवन है, तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद वो वैन से पूछता है बैरन क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है। वायवन के हमला करने से पहले हमें वायवन को ही खत्म कर देना चाहिए। किंग वैन से बोलता है वॉर में तुम्हें हम सबसे फ्रंट पेज पर रखेंगे, लेकिन वैन उन्हें मना कर देता है और बोलता है मुझे चोट लग जाएगी इसलिए मैं फ्रंट पेज पे रहना नहीं चाहता हूँ। वैन का डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगते हैं तुम महाराज के सामने क्या बात कर रहे हो। आगे वैन उन सभी को देखते हुए किंग से कहता है मैं आपको कैटरपिलर और बेलिस्टा बना कर दूंगा। फिर किंग बोलते हैं तुम्हारे हथियारों से बहुत मदद हो जाएगी। वैन उन सभी को बाहर बुला लेता है अपना हथियार दिखाने के लिए। वो सभी वैन को यूं हथियार बनाते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं इतनी जल्दी इसने हथियार कैसे बना लिया। इस हथियार का नाम है कैटरपिलर। और किंग वहाँ के पूछते हैं क्या इस हथियार से हम लोग उड़ते हुए वायवन को मार सकते हैं। वैन उसे हाँ में जवाब देता है। वैन लड़ाई के मैदान में आ चुके अपने पूरे साथियों के साथ, उनके साथ कमासिन और उसे बोलता है पूरा ध्यान से चलना। आर्थो अपने साथियों से बोलता है हमें स्कॉट करते हुए जाना है, अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ना। डी उन सभी सैनिकों को लीड कर रहा था और बोलता है सबके सब अपने हथियार पकड़ लो और शील्ड तैयार रखना। वहीं पर हम लोग एलिंडा के नाइट को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ सबको ऑर्डर देता है सबके सब तीर कमान निकालो और अटैक करो। सभी सैनिक अपना शील्ड निकाल कर बच जाते हैं और जो एलिंडा का नाइट है वो उन सैनिक को ऐसे बचते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे वो अपने बहुत सारे मैच को मैजिक से अटैक करने के लिए बोलता है। उस पर मैजिक से अटैक करते हैं लेकिन शील्ड को भाई ज्यादा नुकसान होता ही नहीं है। एक ग्रुप पीछे से वार कर देता है, इनमें वैन के डैड और लेडी फारामीना भी थी। वैन के डैड और आरुत के डैड दोनों एक साथ अटैक करते हैं और वहाँ का जो मेन दरवाजा है उसे तोड़कर अपने सैनिकों के साथ एक साथ हमला कर देते हैं। दोनों किंगडम के सैनिक आवाज में भिड़ जाते हैं और वहीं पर जो वैन का बॉडीगार्ड है वो बोलता है तो ये है एलिंडा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट। एक सैनिक वैन के डैड के ऊपर चढ़ रहा था लेकिन वहीं पर आर्थो जो है अपना भाई तलवार निकालता है उसे खत्म ही कर देता है। दूसरी तरफ सारा को देखते हैं बहुत इजीली बंदों को खत्म कर रहा था। उन बंदों को समझ में नहीं रहा था कि अटैक हो कहाँ से रहा है, इतना फास्ट था सारा। आगे वैन के डैड जेल पर जो है आर्थो से बोलते हैं तो क्या तुम वैन के सैनिक हो। आर्थो उसे हाँ में जवाब देता है। एलिंडा का कमांडर अपने सैनिक को हारते हुए देखकर वो जितने सारे वायवन थे उतने सारे वायवन को निकाल लेता और हमला करने के लिए बोलता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा ही वायवन थे। कमासिन सभी को कैटरपिलर से अटैक करने के लिए बोलता है और सभी के सभी अटैक कर देते हैं। एक ही हमले से बहुत सारे वायवन है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक वायवन है वो बच जाता है। बचा हुआ वायवन है वो जो सामने सैनिक देते हैं उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वहीं पर सारा और आर्थर उन्हें आकर रोक देते हैं। लेडी फारामीना अपने मैजिक यूज करके ड्रैगन को जलाने लगते हैं, लेकिन अपना डी अपना तलवार निकालता है, एक शॉट में उसे खत्म कर देता है। आरुत के डैड जेल्पा से बोलते हैं तुम्हारा बेटा वैन काफी ज्यादा ताकतवर है, उनके सैनिक भी उतने ही ज्यादा पावरफुल हैं। आगे वैन का बड़ा भाई जेल्पा से बोलता है तो क्या आप यूं ही चले जाएंगे वैन से बिना मिले। जेल्पा बोलते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई वैन को निकाल कर। लड़ाई के बाद वैन अपने साथियों के साथ यूं ही बात कर रहा था तो वहीं पर आर्थो आ जाता है और बोलता है हमने एलिंडा के कमांडर को पकड़ लिया है और ये बता रहा है हमारा प्लान था 3 जगह अटैक करने का। पहला टारगेट था सीतोगान, दूसरा स्क्वाडेड और तीसरा काउंट 49 जो कि आरुत का घर था। ये सुनकर आरुत काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आरुत फाइनली अपने टाउन पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ का हालत देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसका जो किंगडम है लगभग पूरी तरह से
तबाह होने वाला। सभी तरफ भगदड़ मची हुई थी, सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। वहीं पर आर्थो आरू से बोलता है अभी हमारे पास चांस है, अगर हम लोग एक साथ लड़ेंगे तो उनसे जीत सकते हैं। आगे छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। वैन आरू से बोल रहा था मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए चलता हूँ, लेकिन वहीं पर डी उसे बोलता है आप छोटे से गाँव के हो, अगर आप वहाँ चले गए तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। आरू वैन से बोलती है मैं आपकी मदद नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपकी मदद ली तो हमारे किंगडम का बहुत मजाक उड़ाया जाएगा और जो बनी बुनी इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। फिर आर्थो वैन से बोलता है हम आपकी होने वाली पत्नी को कुछ होने नहीं देंगे, तो आप हम पर भरोसा रख सकते हैं। अब प्रेजेंट में आते हैं। महल के अंदर आरुत की बड़ी बहन और उसकी माँ दोनों वहीं पर थी और उसकी माँ बोलती है अगर तुम यहाँ पर मर भी गए तो तुम शहीद ही कहलाओगी। आगे हम लोग एलिटा के नाइट को देखते हैं जो कि बहुत सारे थे और वहीं पर वाई-1 आ जाता है, लेकिन उनमें से एक वाई-1 जो है नीचे गिरने लगता है एकदम अचानक से, और वो किसका काम होती है? लेडी आरुत का। वाई-1 को बहुत आसानी से हरा रही है। एलिटा के नाइट उसे देखकर बोलते हैं सिल्वर नाइट कहाँ से आ गई है, ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आरुत की तरफ देखते हुए बोलते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं हम पे हमला करने वाले, तो हमें उन पर अटैक करना होगा। आगे आरुत आर्थो से पूछती है क्या तुम मेरी बात मानोगे, मैं जैसा बोलूंगी तुम वैसा करोगे? आर्थो बोलता है लेडी आरुत मैंने लॉर्ड वैन से वादा किया कि मैं आपकी रक्षा हमेशा करूंगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। उसके बाद आरुत उन सभी पर अटैक करने के लिए चली जाती है और उन पर ऐसा अटैक करती है कि वो 7 जन्मों तक याद रखेंगे। उन्हें गाजर मूली की तरह काटते हुए निकलती है। आगे आर्थो बोलता है वो नाइट हमें मारने के जा रहे हैं, वो हमें मारे उससे पहले हम उन्हें मार देंगे। सभी उन एलिटा के नाइट पर चढ़ जाते हैं और आर्थो वो बहुत आसानी से उनके नाइट को मारने लगता है। सारा के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है, लेकिन वहीं पर आरुत की जो डॉल है वो सारा को आकर बचा लेती है, उसी चक्कर में उसका एक हाथ उखड़ जाता है। फाइनली आरुत और उसके साथी मिलकर उन सभी नाइट को हरा देते हैं, लेकिन एलिटा वाले भाई वो काफी ज्यादा साथी थे, वो जितने सारे वाई-1 थे उतनों को उठा कर ही ला लेते हैं। इतने सारे वाई-1 को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो कम से कम 50 से 60 वाई-1 होंगे। कुछ वाई-1 जो है आरुत की डॉल पर तुरंत ही अटैक कर देती है, लेकिन उसकी डॉल बहुत आसानी से बच जाती है और उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन हम लोग कहानी पे एक और ट्विस्ट देखते हैं। वहाँ पर आरुत की एक और डॉल थी जो पर्पल कलर में थी। उन दोनों डॉल को आरुत एक साथ कंट्रोल कर रही है, तो आरुत के लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि उसका माना बहुत जल्दी ड्रेन होने लगेगा। फिर आरुत अपने दोनों डॉल का यूज करती है और वाई-1 पर अटैक कर देती है। उनको ऐसे काटती है जैसे गाजर मूली को काट रही हो। उन सबको मारने के बाद एक ही बच रहा था, उसे भी खत्म कर देती है। उन वाई-1 को मरते हुए देखकर वहाँ के जो सैनिक है वो दुम दबाकर भागने लगते हैं पूरी स्पीड के साथ। आर्थो उन सभी से बोलता है तो ये फाइट हम लोग फाइनली जीत चुके हैं। आरुत अपने दोनों डॉल को देखते हुए बोलती है लॉर्ड वैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे डॉल बना कर दी, इसी की वजह से हम लोग आज जीत पाए हैं। आरुत का डैड महल में पहुंच जाता है और अपने बीवी और अपने बच्चों को देखकर वो बोलता है मैं तुम लोगों को सुरक्षित देखकर खुश हूँ। आरुत की माँ पूछती है तो कौन हमें बचाने के लिए आया है? वैन का डैड बोलता है वहाँ पर 2 डॉल है और उसे कंट्रोल करने वाली व्हाइट हेयर वाली लड़की है। आरुत की माँ को समझ आ जाता है उसे बचाने वाला कोई और नहीं उसकी बेटी है जिसे उन लोगों ने निकाल दिया अपने घर से। वहीं दूसरी तरफ सारा लेडी आरुत से बोलता है तो लेडी आरुत क्या अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं जाओगी? आप वहाँ नहीं जाओगे तो किंगडम वालों को पता भी नहीं चलेगा कि इसे किसने बचाया है। आरुत उन सभी से बोलती है मेरे माँ बाप को तो मेरा मैरियनेट मैजिक ही पसंद नहीं है, उन्हें मेरे मैजिक से ही सबसे ज्यादा नफरत है, तो लोग घर चलते हैं लॉर्ड वैन के पास। आरुत वैन टाउन आ जाती है और बोलती है लॉर्ड वैन मैं घर आ गई। इसी के साथ सीजन 1 पूरा कंप्लीट होता है। अभी तक तो सिर्फ इसका पहला सीजन ही आया है, दूसरा सीजन आएगा तब इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा।